मैंने सिर्फ 7 साल की उम्र से ही अपने परिवार का पैसा उड़ाना शुरू कर दिया था। जब मैं दूसरी क्लास में था, मैंने महज 3 दिनों के अंदर अपने पिता के 2 क्रेडिट कार्ड्स स्वाइप करके खाली कर दिए थे, जिनकी लिमिट 100 करोड़ डच रुपए थी। और जब मैं मिडिल स्कूल में पहुंचा तो मैंने सीधा अपने परिवार की कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स बेच डाले और सैकड़ों करोड़ का कैश निकालकर सिर्फ 1 महीने के अंदर सब उड़ा दिया। इस हरकत से न सिर्फ तियानहाई की फाइनेंशियल मार्केट में भूचाल आ गया, बल्कि मेरे पिता अपनी ही कंपनी का कंट्रोल खोते खोते बचे। सिर्फ 10 सालों के अंदर मैंने कई 100 करोड़ डच की एक बहुत बड़ी कंपनी का पूरा खून चूस लिया था। और फिर आज मेरे पिता का मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि हमारा परिवार पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है और मुझे वापस गांव आकर खेती करनी होगी। लेकिन मैं, जो घर से हजारों मील दूर था, मुझे अपने पिता की तरह कोई दुख या परेशानी नहीं हो रही थी। घर के दिवालिया होने की खबर सुनकर मेरे चेहरे पर रत्ती भर भी उदासी नहीं थी, बल्कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने टॉयलेट साफ करने वाला पोछा एक तरफ फेंका और बिना किसी शर्म के जमीन पर धड़ हाम से बैठ गया। अबे कुत्ते सिस्टम, तूने अभी अभी सुना ना, मेरे घर का सारा पैसा खत्म हो चुका है। अब जा और कोई दूसरा होस्ट ढूंढ ले। इन सालों में मैंने तुझ पर जितना भी पैसा उड़ाया है, मैं यही मान लूंगा कि मैंने किसी कुत्ते को खिला दिया। तभी मेरे दिमाग में एक रोबोटिक लेकिन काफी चालाक सी आवाज गूंजी। अरे नहीं होस्ट, सिस्टम तो बस पूरी तरह से अपग्रेड होने ही वाला था, तुम ऐसे बीच में कैसे छोड़ अटक सकते हो। इस सिस्टम की आवाज सुनते ही मेरे दिमाग की नसें फटने लगी और मेरा खून खौल उठा। घंटा अपग्रेड मैंने आगे पीछे मिलाकर तेरे ऊपर सैकड़ों करोड़ उड़ा दिए। इतने में अगर मैंने स्वर भी पाले होते तो वो भी अब तक मुझे अमीर बना चुके होते। पर तू सिर्फ और सिर्फ मुझे लूटने का काम करता है। बस बहुत हुआ, मैं अब और नहीं करने वाला। इस सो कॉल्ड अल्टीमेट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को पालने के लिए मैं पागलों की तरह पैसा कमाने के तरीके ढूंढता रहा और इसी के चक्कर में पूरे चीन में मेरे सिर पर नंबर 1 भगोदे और पैसा उड़ाने वाले इंसान का कलंक लग गया। लेकिन नतीजा बिल्कुल घटिया और निराशाजनक। दुनिया को लगता था कि मैं एक बहुत ही अय्याश और अय्याशी करने वाला अमीरजादा हूं जो पानी की तरह पैसा बहाता है। पर सच तो सिर्फ भगवान जानता था कि मैं दुनिया का सबसे बदनसीब और दुखी अमीरजादा था। जब बाकी अमीरजादे अपनी करोड़ों की सुपरकार्स में घूम रहे होते थे और खूबसूरत लड़कियों के साथ लाइफ एंजॉय कर रहे होते थे, तब मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए छोटी मोटी और घटिया नौकरियां कर रहा था। रोज सूखी रोटियां खाकर मैं किसी तरह इस सिस्टम को पालने के लिए पैसे जोड़ रहा था। पर अफसोस, 10 साल तक पालने के बाद भी इस कुत्ते सिस्टम में अपग्रेड होने का कोई नामो निशान नहीं दिखा। अब मैं थक चुका हूं, मुझे अब और ये गेम नहीं खेलना। होस्ट, सच में अब बस थोड़ा सा पैसा और चाहिए, सिर्फ 23 लाख और फिर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। मुझ पर यकीन करो, मैंने अपने दांत पीसे। ये कुत्ता सिस्टम मुझे इस तरह से 1-2 बार नहीं बल्कि हजारों बार बेवकूफ बना चुका है। मेरे प्यारे होस्ट, ये सच में आखिरी पेमेंट है। जैसे ही तुम ये पैसा ट्रांसफर करोगे, सिस्टम तुरंत पूरी तरह लोड हो जाएगा। मैंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया। देश वापस लौटने की टिकट के पैसे हटाकर मेरे अकाउंट में ठीक 23 लाख रुपए ही बचे थे। ये कुत्ता सिस्टम मुझे पूरी तरह से निचोड़ डस लेना चाहता है। सपने में भी मत सोचना। अगर मैंने अब तुझे 1 रुपया भी ट्रांसफर किया ना, तो मेरा नाम बदल देना। चाहे तू मेरे सामने आयरन मैन के सूट का डिजाइन ही क्यों ना रख दे, तेरा बाप तुझे अब 1 फुटी कौडी नहीं देगा। मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था और मैं अपनी बात पर अडिग था। लेकिन जैसे ही मैंने ये शब्द बोले, मेरे चेहरे का रंग ही उड़ेच गया, क्योंकि मेरे दिमाग में सच में एक बहुत ही खतरनाक और एडवांस आयरन मैन सूट का 3D ब्लूप्रिंट फ्लैश होने लगा। उस शानदार और माइंड ब्लोइंग मैकेनिकल सूट को देखते ही मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मुझे लगा जैसे मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। भाई, इस तरह के लालच से दुनिया का कौन सा मर्द बच सकता है। होस्ट, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, लेकिन तुम्हारी अभी की जो औकात और नॉलेज है ना, अगर मैंने तुम्हें डिजाइन दे भी दिया तो भी तुम इसे बना नहीं पाओगे। इसीलिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। मुझ पर यकीन करो। बस आखिरी 23 लाख और तुम इस दुनिया के अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर बन जाओगे। मैंने जोर से अपना थूक गटका। मुझे शांत रहना होगा। ये पक्का इस कुत्ते सिस्टम की कोई नई चाल है। मुझे किसी भी कीमत पर रुकना होगा। ठीक है, ले तू पैसा। आखिरकार मैं उस लालच को रोक नहीं पाया और हार मान गया। और बस एक ही सेकंड में मेरे फोन पर बैंक से मैसेज आ गया कि मेरा बैलेंस 0 हो चुका है। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं जिंदगी में कितनी बार इस तरह से स्टडैक पर आ चुका हूं। मैंने अपने कपड़ों से धूल जाती और खद्दा होकर एक गहरी सांस ली। छोड़ दो यार, जब इतनी बार बेवकूफ बन ही चुका हूं तो एक बार और सही। मैंने जैसे ही अपना पोछा और बाल्टी उठाई, अचानक मेरा सिर भारी होने लगा
और फिर मेरे दिमाग में एक डिंग की तेज आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद एक रोबोटिक आवाजें आने लगीं। अल्टीमेट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लोडिंग कंप्लीटेड। होस्ट के फिजिकल और मेंटल स्टैट्स अपग्रेड कंप्लीटेड। न्यूबी गिफ्ट पैक इशू कर दिया गया है। सिस्टम मॉल अब खुल चुका है। मैं अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रह गया। इस बार यह सच था। इस कुत्ते सिस्टम ने मुझे धोखा नहीं दिया था। जैसे ही मेरा कॉन्शियसनेस सिस्टम के अंदर गया, मुझे अपना एक पर्सनल पैनल दिखाई दिया। होस्ट गुचेन, मैन्युफैक्चरिंग लेवल 1, फेमटोर, वेल्थ 20,000, लुक्स 88, मैथ्स 61, फिजिक्स 60, केमिस्ट्री 60, बायोलॉजी 60, इंफॉर्मेशन 60, लैंग्वेज 100। अपने ये स्टैट्स देखते ही मेरे अंदर फिर से गुस्सा भड़क उठा। कुत्ते सिस्टम, इतना अपग्रेड होने के बाद भी मेरे स्टैट्स सिर्फ इतने से हैं? ये सब तो बिल्कुल पासिंग मार्क्स के बराबर हैं। होस्ट, ये अभी के लिए सिस्टम की अपग्रेड लिमिट है। 60 का स्कोर मतलब तुम दुनिया के ज्यादातर नॉर्मल इंसानों से आगे हो चुके हो। उदाहरण के लिए तुम्हारी मैथ्स दुनिया के 99% लोगों से बेहतर है। पर मैं इससे कहां खुश होने वाला था। नहीं, मेरे लुक्स अभी भी कम हैं। इसे बढ़ाओ वरना मेरे सारे पैसे वापस करो। काफी देर तक बार्गेनिंग और बहस करने के बाद आखिरकार मैंने सिस्टम से अपने लुक्स को 92 तक बढ़वा ही लिया। चलो, कम से कम अब मैं इंसानों की दुनिया में कुछ जलवे तो बिखेर सकता हूं। इसके साथ ही मुझे इस सिस्टम का लॉजिक भी समझ आ गया था। अगर मुझे कोई कमाल की चीज बनानी है तो सबसे पहले मुझे अपना मैन्युफैक्चरिंग लेवल बढ़ाना होगा। जैसे कि अभी मैं लेवल 1 पर हूं, तो जाहिर है कि मैं वो आयरन मैन वाला सूट तो बिल्कुल नहीं बना सकता। और हर बार अच्छे गैजेट्स बनाने के लिए मुझे अपनी बेसिक साइंस की नॉलेज भी बढ़ानी होगी। आखिरकार चीजें मुझे खुद बनानी थीं। सिस्टम मुझे हवा से बनाकर नहीं देने वाला था। लेवल बढ़ाने के 2 ही तरीके थे, पहला फेम और दूसरा वेल्थ। सीधे शब्दों में कहूं तो मुझे दुनिया में नाम और पैसा दोनों कमाना था। यहां तक कि सिस्टम के मॉल से कोई डिजाइन या टूल खरीदने के लिए भी मुझे इन्हीं दोनों चीजों की जरूरत थी। यह सब समझने के बाद मैंने एक लंबी सांस खींची, क्योंकि अब सबसे एक्साइटिंग टाइम आ गया था, गिफ्ट पैक खोलने का टाइम। मैंने इस सिस्टम को 10 साल तक पाला है, तो न्यूबी गिफ्ट पैक कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं ही होगी। मैंने गिफ्ट खोला, एक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कार्ड और एक स्मॉल ग्राफीन बैटरी का डिजाइन। बस इतना ही। कम से कम कोई कोल्ड फ्यूजन बैटरी तो दे देता। इस बार मैं सिस्टम से बार्गेनिंग नहीं कर पाया और मुझे मजबूरी में यह भिखारी जैसा गिफ्ट पैक एक्सेप्ट करना पड़ रहा। अपने देश वापस लौटने से पहले मैं अपने हाई स्कूल की लैब में गया और उस ग्राफीन बैटरी का एक सैंपल तैयार कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि देश वापस जाने के बाद मैं वो अमीरजादा नहीं रहूंगा जिसके पास पैसों की नदियां बहती थीं। शायद मेरे पास बाद में ये सब बनाने के लिए ना तो पैसे होंगे और ना ही जगह। सच कहूं तो मेरा वो हाई स्कूल कोई बहुत टॉप का स्कूल नहीं था, लेकिन वहां की लैब और इक्विपमेंट्स बहुत ही कमाल के थे। इतनी भारी फीस देने का कम से कम ये फायदा तो मिला। मेरे उस स्कूल से जाने पर मैनेजमेंट बहुत खुश था, क्योंकि वो स्कूल सिर्फ अमीरजादों से भरा हुआ था और फीस के अलावा भी स्कूल इन बच्चों से बहुत पैसा ऐंठता था। पर मेरे केस में ऐसा नहीं था। स्कूल मुझसे दूसरी बार 1 रुपया भी नहीं निकाल पाया। उल्टा उन्हें हर महीने मुझे टॉयलेट साफ करने के लिए एक मोटी सैलरी देनी पड़ती थी। ना चलो, आखिरकार वो गरीब भिखारी यहां से चला गया, पर अब टॉयलेट कौन साफ करेगा? प्रिंसिपल खुशी और चिंता दोनों में था। तभी एक बूढ़ा आदमी घबराते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस आया। प्रिंसिपल सर, गुचैन कहाँ है? वो तो चला गया। अब तक तो शायद एयरपोर्ट पहुंच गया होगा। क्यों? बेवकूफ इंसान, तुमने एक ऐसे टैलेंट को अपने हाथ से जाने दिया जो सदियों में एक बार पैदा होता है। वो एक ऐसा जीनियस था जो हमारे शेंगडे हाई स्कूल का नाम इतिहास के पन्नों में अमर कर सकता था। वो बूढ़ा आदमी पागलों की तरह अपना सिर पीट रहा था। सिर्फ 17 साल का एक बच्चा ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकता है? हे भगवान, वो बच्चा पक्का इस दुनिया को बदलने के लिए पैदा हुआ है। वो बूढ़ा टीचर दुख और पछतावे से पागल हो रहा था और उधर प्रिंसिपल का मुंह खुला का खुला रह गया था। उधर मैं जो मजे से प्लेन में बैठा था, अचानक मैंने देखा कि मेरा फेम पॉइंट अचानक से 340 तक पहुंच गया है। तब मुझे याद आया, ओह, मैंने वो बैटरी सैंपल बनाते वक्त लैब के सिस्टम से अपना ऑपरेशन रिकॉर्ड डिलीट नहीं किया था। लगता है किसी ने उसे देख लिया है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ DDDH रहा था। उस रिकॉर्ड से कोई असली बैटरी नहीं बना सकता था और उस बैटरी को असल में यूज करने के लिए एक स्पेशल कंडक्टिव इंटरफेस की जरूरत थी। तो कुल मिलाकर मेरी वो बैटरी अभी भी पूरी दुनिया में इकलौती और यूनिक थी। मैंने सोचा कि अभी ये फेम पॉइंट्स मेरे किसी काम के नहीं हैं, तो क्यों ना इनसे अपना मैन्युफैक्चरिंग लेवल बढ़ा लिया जाए। क्योंकि कुत्ते सिस्टम ने मुझे बता दिया था कि जब तक मैं लेवल 2 पर नहीं पहुंच जाता, तब तक मेरी साइंस की नॉलेज 60 से ऊपर नहीं जा सकती। और वो जो मैथ्स में मुझे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिला था, वो तो मुझे 10 साल अनडेड पाने के लिए एक छोटा सा बोनस था। वाह, क्या घटिया सिस्टम है।
अपना एक्सपीरियंस बार 300-1000 देखकर मुझे थोड़ी शांति मिली। चलो लेवल 2 तक पहुंचना उतना भी मुश्किल नहीं होगा। मैंने सिस्टम से पूछा, अगर मैं पैसों से लेवल अप करूं तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? सिस्टम ने जवाब दिया, 10,000 रुपये 6 ये एक्सपीरियंस पॉइंट। लानत है, मुझे पता था ये कुत्ता सिस्टम सिर्फ मेरा पैसा चूसने के तरीके ढूंढता रहता है। आज के बाद मैं सिर्फ फेम पॉइंट्स से लेवल अप करूंगा। इस कुत्ते सिस्टम को अब एक फुटी कॉर्ड ही नहीं कमाने दूंगा। मैंने मन ही मन कसम खाई। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैंने देखा कि मेरे माता पिता एक बढ़ा सा बोर्ड पकड़े मेरे इंतजार में खड़े हैं। उन दोनों को महंगे और ब्रांडेड कपड़ों में देखकर और उनके चारों तरफ 7-8 तगड़े बॉडीगार्ड्स की दीवार देखकर मेरा खुद की जिंदगी से ही भरोसा उठ गया। लग्जरी कार्स और बॉडीगार्ड्स, क्या इन्होंने नहीं कहा था कि हम दिवालिया हो चुके हैं? ये दिवालियापन तो कहीं से नहीं लग रहा भाई। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, मेरी माँ हे युक्की ने मुझे कसकर अपने गले से लगा लिया। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, हमने तुझे इतने साल अकेले बाहर छोड़ दिया। जरा देख खुद को, मेरा बच्चा कितना कमजोर और पतला हो गया है। मैंने तेरे पापा से कहा भी था कि हर महीने 80 लाख रुपए तेरे लिए काफी नहीं होंगे। ये सब मेरी गलती है। मुझे तुझे छुप छुप कर और पैसे भेजते रहना चाहिए था। ये सब सुनकर मेरे पिता गू जांग की आंखें फटकने लगीं। ये खर्चीली औरत पक्का सब कुछ बर्बाद कर देगी। क्या इस बेटे ने अभी तक हमारा कम पैसा उड़ाया है? मैंने कंफ्यूजन में पूछा, माँ क्या अपना परिवार दिवालिया नहीं हो गया है? इससे पहले कि मेरे पिता कुछ बोल पाते, माँ ने तुरंत बात काटते हुए कहा, तेरे पापा की कंपनी डूब गई तो क्या हुआ? तेरी माँ के पास अभी भी बहुत पैसा है। तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जितने पैसे चाहिए बस अपनी माँ को बता, मैं दूंगी। ये सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, मुझे लगा अब मेरा बैंड बजने वाला है। ये कुत्ता सिस्टम पक्का माँ की बातें सुन रहा होगा। अब ये मुझसे फिर से पैसे मांगेगा। और मेरी इस बात को सच साबित करते हुए मेरे दिमाग में डिंग की आवाज गूंजी और पैनल पर एक नया टास्क आ गया। टास्क, एक मैन्युफैक्चरिंग मास्टर के पास अपनी खुद की कंपनी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? स्टार चेन टेक्नोलॉजी के इकलौते वारिस होने के नाते इस कंपनी को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मिशन डिटेल्स, स्टार चेन टेक्नोलॉजी का सारा कर्ज चुकाओ और कंपनी के ऑपरेशंस फिर से शुरू करवाओ। रिवॉर्ड 900 फेम पॉइंट्स, 1 चार्म पॉइंट और सिस्टम मॉल में एक फ्री ड्रॉ का मौका। ये टास्क देखकर मैंने राहत की सांस ली। चलो, कम से कम ये टास्क ऐसा है जिसमें सिस्टम मुझसे सीधा पैसा नहीं मांग रहा है। मैंने अपने पिता की तरफ देखते हुए बहुत ही शांति से पूछा, पापा क्या हमारी कंपनी सच में अब नहीं बच सकती? मेरे इस सवाल से मेरे पिता बहुत इमोशनल हो गए। उन्हें लगा कि आखिरकार उनका बेटा बड्डा हो गया है और कंपनी की फिक्र कर रहा है। ये अब पहले जैसा नहीं रहा जो सिर्फ पैसे मांगना जानता था। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, कोई उम्मीद नहीं बची है बेटा। फंड्स की बहुत बड़ी कमी है और पिछले 2 सालों से मार्केट में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। हमारी कंपनी के पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी नहीं बचा था। मैंने बहुत दुखी होने की एक्टिंग करते हुए कहा, आई एम सॉरी पापा, अगर मैंने कंपनी का इतना सारा पैसा नहीं उड़ाया होता तो शायद आज कंपनी का ये हाल नहीं होता। मेरी बात सुनकर मेरी माँ को बुरा लग गया। बेटे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तूने बस थोड़े से ही तो पैसे खर्च किए थे। तेरे पापा की वो खटारा कंपनी वैसे भी कुछ नहीं कमा रही थी। अगर तू नहीं भी होता तो भी वो कंपनी एक ना एक दिन दिवालिया ही होती। भले ही मेरे पिता को यह बात बहुत बुरी लगी, पर घर में उनकी हैसियत सबसे नीचे थी, इसलिए वो चुपचाप सुनते रहे। और वैसे भी माँ की बात में थोड़ा बहुत सच तो था ही। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कंपनी के डूबने का असली कारण कौन था। मुझे बस एक बात पता थी कि मुझे किसी भी कीमत पर स्टार चेन टेक्नोलॉजी को वापस जिंदा करना है। मैंने तुरंत माँ की तरफ देखकर पूछा, माँ आपके पास टोटल कितने पैसे हैं? भले ही माँ मुझसे अंधा प्यार करती थी, पर मेरा यह सवाल सुनकर उनके दिल की धड़कन 1 सेकंड के लिए रुक गई। क्या ये लायक बेटा अपने बाप को लूटने के बाद अब अपनी माँ को लूटने वाला है? उन्होंने झिझकते हुए कहा, बेटा कैश तो ज्यादा नहीं है, पर कुछ प्रॉपर्टीज और शेयर्स हैं जो तेरे पापा की कंपनी से बिल्कुल अलग हैं, और वो सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ तेरी हैं। मैंने आंखों में एक आग लेकर कहा, माँ मैं स्टार चेन टेक्नोलॉजी को वापस खरीदा करना चाहता हूं। क्या उतने पैसे काफी होंगे? मेरी बात सुनकर मेरी माँ का मुंह खुला का खुला रह गया और मेरे पिता तो डर के मारे पसीने पसीने हो गए। मैंने अपने परिवार को थर्ड चेक पर आने से बचाने के लिए कंपनी को डूबने दिया ताकि कुछ पैसा बच सके। मैं किसी भी कीमत पर इस अय्याश बेटे को वो आखिरी पैसा भी नहीं उड़ाने दे सकता। पिताजी ने नकली खांसी करते हुए कहा, बेटा तुम कंपनी की चिंता मत करो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है। मैं 2 दिन में तुम्हारे लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढता हूँ, तुम बस शांति से 2 साल और पढ़ाई करो। पर मैं उनकी बात कैसे सुन सकता था?
मैंने तुरंत अपनी माँ का हाथ पकड़ा और जिद करने लगा, माँ मुझ पर भरोसा करो, तुम वो सारा पैसा मुझे दे दो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं स्टार चेन टेक्नोलॉजी को बचा लूंगा। अगर मैं एक इतनी बड़ी कंपनी को डुबा सकता हूँ तो मैं उसे वापस खरीदा भी कर सकता हूँ। मेरे पिता ये सुनकर पूरी तरह से हार मान चुके थे। ये सब खत्म हो चुका है। इस अय्याश बेटे की पैसा उड़ाने की बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। मेरी जिंदगी सच में बहुत भारी होने वाली है। मैंने अपनी माँ का फोन लिया और तुरंत उनकी सारी प्रॉपर्टीज और एसेट्स कैलकुलेट करने लगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना पैसा स्टार चेन टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए काफी होगा या नहीं। मैंने पूछा, पापा हमें लगभग कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? पिताजी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़े चुका था और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। वो अपने बेटे को कोई जवाब ही नहीं देना चाहते थे। तभी माँ ने थूक गटकते हुए कहा, बेटा परसों ही कोर्ट वाले हमारी कंपनी पर ताला लगाने आने वाले हैं। इतने कम टाइम में तू इतना सारा कैश कैसे जमा कर पाएगा? ये बात सुनते ही मेरे पिता की आंखों में चमक आ गई। अरे हाँ, हमारे पास कैश तो है ही नहीं, तो ये नालायक पैसा उड़ाएगा कैसे? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ डाली। क्या हम बैंक से लोन ले सकते हैं? मेरी बात सुनकर माँ का चेहरा अजीब सा हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें। तभी मेरे पिता हंसते हुए बोले, बेटा क्या तुम्हें सच में लगता है कि बैंक हमें अब 1 रुपया भी लोन देगी? बैंक वाले हमारी कंपनी के सबसे बड़े कर्जदार हैं। उन्होंने हमें बहुत पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये थोड़े से पैसे बचाने के लिए कितनी मेहनत की है? मैं भी थोड़ा निराश हो गया और सोचने लगा कि इतनी जल्दी कैश कैसे निकाला जाए। तभी मैंने बाहर देखा। पापा ये रास्ता तो हमारे घर की तरफ नहीं जा रहा। माँ ने तुरंत जवाब दिया, आज सू यूकिंग्स का 79वां बर्थडे है। हम रात का खाना उन्हीं के घर पर खाएंगे। मेरे वापस आते ही कंपनी को बचाने वाले ड्रामे ने माँ को थोड़ा डरा दिया था। उन्हें लगा कि अब सच में पैसे बचाने की जरूरत है, तो फ्री का खाना छोड़ रहना कोई समझदारी की बात नहीं थी। सू यूकिंग! मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या मजाक है? वापस आते ही मुझे इस सिरफिरी लड़की से मिलना पड़ेगा। पिताजी ने सिर हिलाया। हाँ, ये बहुत अफसोस की बात है कि कई साल पहले मैंने उसके पिता को शराब पिलाकर तुम दोनों की शादी का एग्रीमेंट साइन करवा लिया था, पर तुमने वो एग्रीमेंट भी कहीं घुमा दिया। अब हमारे पास इतनी हैसियत भी नहीं बची कि हम उस परिवार से रिश्ता जोड़ सकें। माँ भी बहुत दुखी लग रही थी। तुम सच में दुनिया के सबसे बड़े अय्याश हो। इतनी जरूरी चीज तुमने घुमा दी। यूकिंग जैसी अच्छी लड़की हमारे हाथ से निकल गई। मैं शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुकाए बैठा था। सच तो यह था कि वो शादी का एग्रीमेंट घुमा नहीं था, मैंने उसे चुराया था। जब मैं सिस्टम को पालने के लिए पैसों के लिए टडडीडीएचपी रहा था, तो मैंने वो एग्रीमेंट चुराया और सीधा सू यूकिंग के पास चला गया और मैंने उसे 5 करोड़ डीएस रुपए में उसी को बेच दिया था। दुनिया के इतिहास में यह शायद सबसे अजीबोगरीब और बकवास एंगेजमेंट टूटने का किस्सा रहा होगा। शुरुआत में उस छोटी सी बच्ची को लगा कि उसने बहुत फायदे का सौदा किया है, पर बाद में उसे समझ आया कि कुछ तो गड्ढ है। ये घटिया लड़का खुद मेरी एंगेजमेंट तोड़ने आया और ऊपर से मुझसे ही पैसे ऐंठ कर ले गया। ये तो हद दर्जे की बेइज्जती थी। बाद में जब वो मुझसे अपने पैसे वापस मांगने आई तो मैं देश छोड़कर भाग चुका था और उसके बाद से हमारा वो मामला वहीं का वहीं अटका हुआ था। सच कहूं तो मैं सू यूकिंग का सामना करने से बहुत डर रहा था। मैंने सोचा कि मैं मना कर दूं कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। सू फैमिली की लाडली बेटी का बर्थडे है, तो वहां शहर के बड़े बड़े अमीर और वीआईपी लोग भी आएंगे ना? हाँ बिल्कुल आएंगे, पिताजी ने कहा। अगर सू फैमिली के साथ मेरी पुरानी दोस्ती नहीं होती तो हमें तो वहां घुसने भी नहीं दिया जाता। यह सुनते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। इतने सारे अमीर लोग एक ही जगह पर, कैश निकालने का इससे अच्छा मौका और कहां मिलेगा? अपने टास्क को पूरा करने के लिए मैंने अपनी बची कुची इज्जत और शर्म को भी ताक पर रख दिया। जैसे ही हम तीनों सू फैमिली के उस शानदार मेंशन में दाखिल हुए, वहां बैठे सभी लोगों के बीच हड्डी-कंप मच गया। चीन का नंबर 1 भगोदा और अय्याश आ गया। 10 सालों तक पानी की तरह पैसा बहाने वाला बादशाह आ गया। तियानहाई का कैश उड़ाने वाला लेजेंड वो आखिरकार वापस आ गया है। तभी एक मोटा सा आदमी भागता हुआ आया और मेरे पैरों में गिर पड़ा। खू यंग मास्टर, आप आखिरकार आ ही गए। आपके बिना तो मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। मैं अंदर से बहुत इमोशनल हो गया। इस मोटे का नाम लू हुई था। जब मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे तो यही मुझे खाना खिलाता था। मास्टर, आपको पता है आपके जाने के बाद मेरे पिताजी हर बात पर मेरी तुलना आपसे करना छोड़ दे चुके हैं और अब वो मुझे और ज्यादा कूटने लगे हैं। पहले वो मुझे हफ्ते में 1 बार पीटते थे, अब दिन में 3 बार पीटते हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है भाई। मैंने उसे लात मारते हुए कहा, हट बे, मैं अब वो पैसा उड़ाने वाला बेवकूफ नहीं रहा। आज से मैं अपने परिवार का खोया हुआ रुतबा वापस लाऊंगा। लू हुई की छोटी छोटी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या मास्टर का दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया क्या?
मैं उस मोटे से ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी नजर सामने से आती हुई एक लड़हटकी पर पड़ दहस चुकी थी। एक सफेद चांद की रोशनी जैसी खूबसूरत ड्रेस पहने वो सीधे मेरी ही तरफ बढ़ रही थी और उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। मैंने एक बहुत ही प्यार भरी और जेंटलमैन वाली स्माइल दी हो। यू किंग, बहुत टाइम बाद मिले, तुम तो दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो। सू यूकिंग ने गुस्से में नाक सिकोड़ते हुए कहा। मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस आओगे। मैं तो यही सोच रही थी कि तुम पूरी जिंदगी विदेश में ही सडसते रहोगे। मैंने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दिन रात मुझे याद कर रही थी, तो मैं विदेश में कैसे रुक सकता था? मैं तो पहले ही फ्लाइट पकड़ दाच कर सीधा तुम्हारे पास आ गया। अपने मिशन को पूरा करने के लिए मैं अपनी इज्जत की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाने को तैयार था। यू किंग, हैप्पी बर्थडे। मैंने अपनी पॉकेट से एक सिल्वर रंग का हेयर पिन निकाला। ये मैंने अपनी छोटी कजन के लिए तैयार किया था, पर अभी मेरे पास देने के लिए सिर्फ यही है। सू यूकिंग मुझे देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी, पर मेरी इस हरकत ने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने चुपचाप वो हेयर पिन लिया और शर्माते हुए घर के अंदर भाग गई। मैं उसे जाते हुए देख रहा था। भाई, ये छोटी सी लड़की इन 2 सालों में तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो गई है। मुझे अचानक उस पुरानी एंगेजमेंट का ख्याल आया और मुझे लगा कि मैंने सच में बहुत बड़ा घाटा कर लिया है। जितना मैं इस बारे में सोच रहा हूं, उतना ही मुझे लग रहा है कि वो डील मुझे भारी पड़ी डीएच गई। अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैं सीधा उसके पीछे पीछे भागा और सू यूकिंग के कमरे की तरफ निकल पड़ा। मुझे हमेशा से यही लगता था कि एक टॉप क्लास अमीरजादा होने के नाते किसी भी खूबसूरत लड़की के कमरे में बेधधक घुस जाना बिल्कुल नॉर्मल बात है। इसलिए मैं भी पूरे स्वैग के साथ सीना चौड़ा करके सू यूकिंग के कमरे में घुस गया। उस वक्त सू यूकिंग अपने बेड पर बैठकर मेरे दिए हुए हेयर पिन को ही ध्यान से देख रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई कमरे में आ गया है। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकलने ही वाली थी। मैंने तुरंत आगे बढ़कर अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। चिल्लाना मत, मैं कोई विलेन नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि नीचे हॉल में बैठे सारे लोग यहां आ जाएं। उस छोटी सी लड़की का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। जाहिर सी बात है, उसकी जिंदगी में ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। मैंने अपना हाथ हटाया और कहा, मुझे तुमसे एक बिजनेस के बारे में बात करनी थी। असल में 2 साल पहले मैंने जो तुम्हें एंगेजमेंट का एग्रीमेंट दिया था ना, वो एक फोटोकॉपी थी। असली ओरिजिनल एग्रीमेंट तो अभी भी मेरे ही पास है। पता नहीं क्यों सू यूकिंग को लग रहा था कि उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। पापा भी ना थोड़ी सी शराब क्या पी ली, मुझे इस पागल के हाथों बेच दिया, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े अय्याश को। पर साथ ही वो मन ही मन ये भी सोच रही थी, पर ये लड़का पहले से ज्यादा हैंडसम कैसे हो गया। मैंने अपनी बात जारी रखी। देखो, मैं तुमसे ज्यादा पैसे नहीं मांगूंगा। तुम्हारी उस ओरिजिनल कॉपी का रेट भी बिल्कुल वही रहेगा, सिर्फ 5 करोड़ डीएच। तुम मुझे अभी पैसे ट्रांसफर कर दो और मैं घर जाकर वो ओरिजिनल कॉपी तुम्हारे सामने 5 डीएच दूंगा। ये सुनते ही सू यूकिंग का चेहरा गुस्से से फट पड़ा। सपने देखना बंद कर कुत्ते के बच्चे, निकल जा यहां से। उसकी वो भयानक चीख सुनकर उस पूरे मेंशन के आधे से ज्यादा लोगों के कान सुन्न हो गए। वो छोटी सी बच्ची गुस्से से पागल हो चुकी थी। और फिर जब मैं सू यूकिंग के कमरे से एक लूजर की तरह बाहर निकला, हॉल में मौजूद हर एक इंसान मुझे अपनी फटी हुई आंखों से घूर रहा था। सच में ये बंदा किंग ऑन ऑफ प्रोडिगल्स है। इतनी गौब की हिम्मत सिर्फ इसी में हो सकती है। तभी मैंने सू अंकल की तरफ देखते हुए कहा, सू अंकल, अगर मैं कहूं कि मैं और यूकिंग कमरे में बस एक बिजनेस डील कर रहे थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? सू अंकल ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तेरे बिजनेस की ऐसी तैसी करूंगा। और अगले ही सेकंड एक सैंडबैग जितना बड़ा मुक्का सीधा मेरी आंख पर आकर लगा। नतीजा, मेरी एक आंख पांडा की तरह काली और सूज चुकी थी। उस रात का वो शानदार डिनर मेरे लिए बिल्कुल बेस्वाद हो चुका था। मेरी माँ हेयुकी को मेरी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो बार बार मेरी आंख पर दवाई लगा रही थीं। लेकिन मेरे पिताजी, वो पूरे टाइम एक बहुत ही शैतानी और मजेदार स्माइल के साथ बैठे थे। आराम से पैसे उड़ा रहा था ना। सू फैमिली की इकलौती राजकुमारी से पंगा लेने की क्या जरूरत थी? मेरे दोस्त सू ने बिल्कुल सही मुक्का मारा है। मैंने बहुत ही दुख भरी नजरों से सू यूकिंग की तरफ देखा, पर वो चुदुरहैल मुझे देखकर बहुत ही घमंड के साथ जीभ निकालकर मुंह चिढ़ा रही थी। इसे देखकर मेरा खून और खौलने लगा। कितनी जालिम लड्डढकी है। जब पार्टी आदि खत्म हो चुकी थी, मैंने देखा कि सू अंकल किसी से बात करने में बिजी हैं। मैं चुपके से रेंगता हुआ सू यूकिंग के पास पहुंचा। यूकिंग, तुम्हारे घर में माइक होगा ना, मुझे जरा यूज करने दोगी? सू यूकिंग सोच रही थी कि वो अब मुझसे बात नहीं करेगी, पर फिर भी उसके मुंह से निकल ही गया, तुम्हें माइक का क्या करना है? मैंने उसकी आंखों में बिल्कुल गहराई से देखा। मेरा चेहरा बहुत सीरियस था। मुझे पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही जरूरी और बड़ा अनाउंसमेंट करना है।
मेरी बात सुनकर सू यूकिंग का चेहरा अचानक गर्म होने लगा और उसने अपने दोनों हाथों से गाल छुपा ली। कहीं ये सबके सामने मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला? पर मैंने तो अभी कोई तैयारी ही नहीं की है। तभी मैं सोचूं कि आते ही ये मुझसे उस एंगेजमेंट वाले एग्रीमेंट की बात क्यों कर रहा था। पर ये तो एक अय्याश और बिगड़ैल लड़का है, लेकिन हाँ, देखने में तो ये काफी हैंडसम है। सच कहूं तो एक आंख पांडा जैसी होने के बाद भी ये काफी क्यूट लग रहा है। बस एक ही पल में उस छोटी सी लड़की के दिमाग में हजारों ख्याल बिजली की तरह दौड़ गए और वो पूरी तरह फ्रीज हो गई। यूकिंग, दे सकती हो क्या? मैंने फिर से पूछा। सू यूकिंग को खुद समझ नहीं आया कि उसने हाँ में सिर कैसे हिला दिया। तो फिर माइक है कहां? उसने कांपते हुए हाथों से हॉल में रखे एक काउंटर की तरफ इशारा कर दिया। उसके बाद उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे देखने की। वो सोच रही थी कि क्या उसे कुछ देर के लिए कहीं छुप जाना चाहिए, क्योंकि वो सच में इस प्रपोजल के लिए तैयार नहीं थी। पर मुझे उसके चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन से कोई मतलब नहीं था। मैंने काउंटर से माइक उठाया, अपना गला साफ किया और बहुत ही लाउड आवाज में बोलना शुरू किया। गुड इवनिंग, यहां मौजूद सभी अंकल, आंटी, भाइयों और बहनों। मेरी आवाज गूंजते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। सू अंकल तुरंत मेरे पिता के पास आकर बैठ गए। वो भी बहुत कंफ्यूज थे। मेरे माता पिता एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। बचपन से लेकर आज तक वो कभी अंदाजा नहीं लगा पाए थे कि मैं अगले पल क्या करने वाला हूं। सू अंकल ने अपनी बेटी की तरफ देखा। सू यूकिंग का चेहरा लाल टमाटर बन चुका था और वो बहुत नर्वस लग रही थी। उन्होंने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। अगर इस कुत्ते के बच्चे ने कोई भी फालतू बात करने की कोशिश की तो मैं कसम से इसकी दूसरी आंख भी फोड़ डाच दूंगा। मैंने बोलना जारी रखा। आप सब लोगों को लगता है कि मैं एक बिगड़ैल और पैसा उड़ाने वाला अमीरजादा हूं, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ और सिर्फ दुनिया की गलत फहमी है। मैं ना सिर्फ पैसा उड़ा सकता हूं, बल्कि मैं अपने परिवार को पालना भी जानता हूं। हॉल के कोने में खड़ीडीधा मेरा दोस्त लू हुई अपना सिर खुजाने लगा। क्या गु मास्टर सच में सुधर गए हैं? अगर ये सुधर गए तो नंबर 1 भगोदे का ताज तो मेरे सिर पर आ जाएगा, मैंने आगे कहा। यहां आते ही मुझे पता चला कि हमारी स्टार चेन टेक्नोलॉजी दिवालिया हो चुकी है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख और शर्मिंदगी महसूस हुई। स्टार चेन टेक्नोलॉजी का इकलौता वारिस होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस कंपनी को बचाऊं। मेरी ये बात सुनकर हॉल में खड़े सारे अमीर और वीआईपी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये लड़का आखिर क्या बकवास कर रहा है? स्टार चेन को बचाएगा? क्या मजाक चल रहा है? सू यूकिंग भी कंफ्यूजन में मुझे देख रही थी। तो ये प्रपोजल नहीं था? क्या ये कुछ और करने वाला है? अचानक उसे अपने अंदर एक अजीब सी निराशा फील होने लगी। क्या मुझे बुरा लग रहा है? मैंने पूरे स्वैग के साथ कहा, इस बार मैं आप सबकी सोच बदल कर रख दूंगा। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि मैं कोई अय्याश नहीं हूं, बल्कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस हूं। इस बार मैं तुम सबकी उम्मीदों पर ऐसा पानी फेरूंगा कि तुम देखते रह जाओगे। हॉल में खड़े सभी लोग सन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये गु मास्टर स्टार चेन को बचाएंगे कैसे। मैंने बहुत ही सिंपल अंदाज में कहा, सीधी सी बात है, पहले सारा कर्ज चुकाना है और फिर एक बहुत ही बड़ा और पैसे छापने वाला प्रोजेक्ट शुरू करना है। मेरी इस बात पर पूरे हॉल में जोरदार ठहाके गूंज उठे। सब हंस हंस कर पागल हो गए। कहना बहुत आसान है मेरे भाई, पर क्या तुम्हारे पास पैसा है? क्या तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट है? पर मुझे लोगों की इस हंसी और बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ने शेष रहा था। एक सच्चा विनर हमेशा इन सब चीजों का आदी होता है। मुझे पता है कि आप लोग मेरे परिवार को 1 रुपया भी लोन नहीं देंगे, इसीलिए मैं आप सबके साथ एक बहुत ही फेयर डील करने आया हूं। मैंने अभी अभी अपने परिवार की सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट निकाली है। हमारे पास कुछ खाली जमीनें और काफी सारे घर बचे हुए हैं। अगर आप लोग अभी इसी वक्त मुझसे डील करते हैं तो आपको वो सारी प्रॉपर्टीज मार्केट प्राइस से 30% डिस्काउंट पर मिल जाएंगी। डील ऑन द स्पॉट होगी, कोई धोखा नहीं, कोई उधारी नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ कैश चाहिए। मेरी ये बात सुनते ही पूरे हॉल में एकदम से सन्नाटा छा गया। एक सुई गिरने की भी आवाज नहीं आ रही थी। हर एक इंसान मुझे फटी आंखों से ऐसे देख रहा था जैसे मैंने कोई भूतिया बात कह दी हो। फिर अचानक किसी से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो जोर से हंस पड़ा और उसके हंसते ही पूरा हॉल पागलों की तरह हंसने लगा। सबको लग रहा था कि यह सदी का सबसे बड़ा जोक है। सिर्फ मेरा मोटा दोस्त लू हुई रोने वाली शक्ल बनाकर मुझे देख रहा था। वाह मेरे भाई, तुम सच में दुनिया के सबसे बड़े लूजर हो। बहुत सारे लोग मेरे माता पिता की तरफ तरस भरी नजरों से देखने लगे। क्या महान माता पिता हैं जो इस पागल को झेल रहे हैं। मेरे माता पिता शर्म के मारे जमीन में गड्डी ओत जाना चाहते थे। उनका बस चलता तो वो मुझे वहीं डिसोन कर देते और कहते, ये हमारा बेटा है ही नहीं। मैंने माइक पर अपनी बात फिर से रिपीट की, आप लोग मेरे माता पिता की तरफ मत देखिए। इस परिवार के सारे फैसले अब मैं लेता हूं। जिस जिसको ये डील करनी है जल्दी आ जाओ,
ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए है। आप सबको पता है कि जमीन की कीमत कभी कम नहीं होती और घरों की डिमांड हमेशा रहती है। फिर सोच क्या रहे हो? और बस मैंने लोगों की आंखों में वो खतरनाक लालच देख लिया। मेरा आधा टेंशन वहीं खत्म हो गया। पैसा आ गया, अब मेरी कंपनी बच जाएगी। और महज आधे घंटे के अंदर मैंने अपने परिवार का बचा खुचा सारा एम्पायर और घर बेच डाले। उन प्रॉपर्टीज को बेचने के बाद मुझे सीधा 300 करोड़ DH रुपए का कैश मिल गया। इतना पैसा कंपनी को बचाने के लिए काफी होना चाहिए। मैंने राहत की सांस ली। कंपनी के अकाउंट में इतने सारे पैसे देखकर मेरे पिताजी की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। सब खत्म हो गया। मेरे बेटे ने मेरा आखिरी कतरा भी बेच दिया। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, मुझे इस बुढ़ापे में फिर से जीरो से शुरुआत करनी होगी। एक आदमी शैंपेन का गिलास लेकर मेरे पास आया और खुश होते हुए बोला, गुमास्टर, आप सच में त्यानहाय शहर के सबसे बड़े दानवीर हैं। मैंने खुशी खुशी गिलास लिया और कहा, अरे भाई अंकल, आप भी ना, मैं तो बस बिजनेस कर रहा था, कोई चैरिटी नहीं। भाई अंकल ने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, गुमास्टर अपने परिवार और देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आप सच में एक बहुत महान इंसान हैं। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। बचपन से लेकर आज तक पहली बार किसी ने मुझे महान कहा है। फीलिंग अच्छी है। मैंने माइक पर सबको एड्रेस करते हुए कहा, चूंकि हमने साथ में इतनी अच्छी डील की है, मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं। जिसको हमारी कंपनी स्टार चेन टेक्नोलॉजी के शेयर्स खरीदने हैं, वो जल्दी खरीद ले, क्योंकि फ्यूचर में ये आपको कभी नहीं मिलेंगे। मेरी ये बात सुनकर कई लोग अपना पेट पकड़-डाकर हंसने लगे। उन्होंने तुरंत सू अंकल से विदा ली और भागने लगे। उन्हें लग रहा था कि अगर वो और रुके तो हंस हंसकर उनकी जान निकल जाएगी। जब हॉल लगभग खाली हो चुका था और हमारा परिवार भी निकलने ही वाला था, तभी सू यूकिंग ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए एक कमरे में ले गई। चलो, वैसे भी ये कोई पहली बार तो है नहीं, मैंने मन ही मन सोचा। सू यूकिंग ने बहुत ही चिंता से पूछा, क्या तुम्हारे परिवार को सच में इतने पैसों की सख्त जरूरत है? हाँ, लगभग। तुम्हें तो पता ही है कि हमारी कंपनी आखिरी सांसें गिन रही है। मुझे ये करना ही था, पर मेरे पापा तो कह रहे थे कि स्टार चेन कंपनी का असली प्रॉब्लम पैसा नहीं है। क्या तुम्हारे इस तरह प्रॉपर्टीज बेचने से कुछ फायदा होगा? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं स्टार चेन टेक्नोलॉजी को पूरी इंसानियत का सबसे चमकता हुआ सितारा बना दूंगा। सू यूकिंग ने बहुत ही क्यूट तरीके से अपनी आंखें घुमाई। तुम और तुम्हारी बड्डी बड्डी बातें। वो काफी देर तक कुछ सोचती रही और फिर उसने अपने बेड के साइड वाले ड्रॉअर से एक ब्लैक कार्ड निकाला। ये मेरे पिछले 2 सालों की पॉकेट मनी है। इसमें करीब 6 करोड़ रुपए हैं। इसका पासवर्ड मेरा बर्थडे है। ये तुम रख लो। मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। मैं थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ वो कार्ड लेने के लिए आगे बढ़ा। कितनी मासूम और अच्छी लड्डकी है। पर भाई, इस छोटी सी बच्ची के पास 6 करोड़ डेट की पॉकेट मनी कहां से आई? ये तो मेरे पुराने रिकॉर्ड को भी टक्कर दे रही है। मैंने उसे प्रॉमिस किया, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी उस ओरिजिनल एंगेजमेंट कॉपी को मैं तुम्हें पक्का वापस कर दूंगा, बिल्कुल असली वाली। इतना बोलते ही मैं वहां से तेजी से भाग निकला। शुक्र है मैं टाइम पर निकल गया, वरना आज मेरी दूसरी आंख भी फूट जाती। आज की इस पूरी प्रॉपर्टी बेचने वाली सेल से मुझे न सिर्फ 300 करोड़ DH का कैश मिला था, बल्कि मेरे फेम पॉइंट्स में 100 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ था। पता नहीं ये कुत्ता सिस्टम कैसे काम करता है। मैंने कई करोड़ DH का घाटा खाकर प्रॉपर्टीज बेची और मुझे उतने भी फेम पॉइंट्स नहीं मिले जितने लैब में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने पर मिले थे। कार में बैठते ही मैंने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या इतना पैसा काफी होगा? पिताजी ने एक बहुत ही दर्दनाक और गहरी सांस छोड़ दी। बेटा, कंपनी का प्रॉब्लम पैसा है ही नहीं। हमारी कंपनी पिछले 6 महीनों से पूरी तरह रुकी हुई है। हमारे पास ना तो कोई ऑर्डर्स हैं और ना ही कोई प्रोजेक्ट्स। यही हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। मैंने बहुत ही कैजुअल स्माइल दी और अपना सीना ठोकते हुए कहा, आप टेंशन मत लो, आप बस कंपनी के ऑपरेशंस वापस स्टार्ट करवाओ। मैं आपके लिए ऑर्डर्स लेकर आऊंगा। मेरे पिता को समझ नहीं आया कि वो क्या बोलें। ये बच्चा थोड़ा बहुत समझदार तो हुआ है, पर अभी भी ये बेवकूफी भरी बातें ही करता है। बच्चों को पालना सच में बहुत टेंशन का काम है। अगले दिन सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया। जैसे ही मैं नीचे आया, मैंने देखा कि पिताजी पूरी तरह से तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकल रहे हैं। पापा, कंपनी जा रहे हो? हम, टाइम बहुत कम है। जब तूने घर का सारा पैसा लगा ही दिया है तो मैं भी एक आखिरी कोशिश कर ही लेता हूँ। मैं बहुत इमोशनल हो गया। पापा, मैं कसम खाता हूं कि मैं आपको दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाऊंगा ताकि फ्यूचर में आप बस आराम की जिंदगी जी सकें। पापा, इस मौके का फायदा उठाकर कंपनी की अच्छे से सफाई कर देना। वो सारे कामचोर और खून चूसने वाले लोगों को बाहर निकाल फेंकना। मैंने उन्हें एक सॉलिड टिप दी। पिताजी ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? सच कहूं तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं थी। बुरे वक्त में ही अपनों की पहचान होती है।
पिताजी अब तक समझ चुके थे कि कंपनी में कौन वफादार है और कौन आस्तीन का सांप। स्टारचेन को वापस खेडेडिडा करने के लिए कंपनी के उन कीड़ों को मारना बहुत जरूरी था। और हाँ पापा, ऑर्डर्स और प्रोजेक्ट्स की आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं आज ही आपके लिए एक बहुत बड़ा और तगड़ा ऑर्डर लेकर आता हूँ। उसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। पिताजी ने चलते चलते अपने कदम रोक लिए और मेरी तरफ देखा। बेटा, क्या तुम्हारी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है? जाकर थोड़ी देर और सो जा। अभी तेरी उम्र ही क्या है, तेरी ग्रोइंग एज है। मैं दुनिया के इस इग्नोरेंस का पूरी तरह आदी हो चुका था। आप बस इंतजार करो, आज शाम तक मैं लॉन्गवे ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथों में रख दूंगा। लॉन्गवे ग्रुप? मेरे पिता हंसने लगे। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में से एक? तू सच में बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगा है बेटा। जब मेरे पिता कंपनी पहुंचे तब उन्हें अचानक याद आया कि आज तियानहाई शहर में लॉन्गवे ग्रुप का एक बहुत बड़ा टेंडर होने वाला था। लॉन्गवे ग्रुप अपनी नई स्मार्टफोन्स की असेंबली के लिए 2 फैक्ट्रीज ढूंढ रहा था और अभी स्टारचेन टेक्नोलॉजी जिस हालत में थी वो तो इस टेंडर में हिस्सा लेने के लायक भी नहीं थी। उन्होंने निराशा से अपना सिर हिलाया और मेरी बातों को भूलकर अपने काम में लग गए। मानना पड़ेगा, मैंने जो अपना सारा घर बार दांव पर लगाया था उस चीज ने मेरे पिता के अंदर एक नई एनर्जी भर दी थी। वो बिल्कुल वैसे ही काम करने लगे थे जैसे अपनी जवानी के दिनों में कंपनी शुरू करते वक्त करते थे। और दूसरी तरफ मैं नाश्ता करने के बाद मैं एक शेयरिंग साइकिल लेकर तियानहाई शहर के लॉन्गवे स्क्वायर की तरफ निकल पड़ा। क्या करता भाई, घर की सारी सुपरकार्स और लग्जरी गाड़ियां कल रात ही तो बिक चुकी थीं। आज टेंडर के अलावा लॉन्गवे ग्रुप का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट भी था। यही वजह थी कि पूरा लॉन्गवे स्क्वायर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ इंडस्ट्री के बड़े लोग, इन्वेस्टर्स और मीडिया के कैमरास ही नजर आ रहे थे। उस भारी भीड़ और शानदार नजारे को देखकर मेरे अंदर भी एक अजीब सा जोश और एनर्जी भर गई। एक असली मर्द वही है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा होकर इस दुनिया को अपने कदमों में देखे। मैं अभी अपने इस एटीट्यूड में खोया ही हुआ था कि तभी मेरे बगल से एक बहुत जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार गुजरी। अरे गुयंग मास्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा वही मोटा दोस्त लू हुई था। और सबसे मजेदार बात, वो जो स्पोर्ट्स कार चला रहा था वो आज सुबह ही मेरे घर के गैराज से खरीदी गई थी। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि इस लू हुई ने मार्केट रेट से थोड़े ज्यादा पैसे देकर कार खरीदी थी। चलो, ये मोटा दिल का अच्छा है, मैंने कैजुअली जवाब दिया। मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। और तू यहाँ क्या कर रहा है? लू हुई ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, मेरी फैमिली आज टेंडर में हिस्सा ले रही है। मेरे पापा ने जबरदस्ती मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं दुनियादारी सीख सकूं। ये सुनते ही मेरी आंखें खुशी से चमक उठीं। इसका मतलब तेरे पास लॉन्गवे ग्रुप का इनविटेशन लेटर है? अरे भाई, मैं अभी यही सोच रहा था कि अंदर कैसे जाऊं और भगवान ने तुझे मेरे सामने भेज दिया। हाँ, पापा ने मुझे एक कार्ड दिया था, कहा था कि अंदर जाकर लॉन्गवे ग्रुप की टेक्नोलॉजी देखूं और कुछ सीखूं। परफेक्ट, चल मुझे अंदर लेकर चल। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। लू हुई का दिल एकदम से घबरा गया। भाई, तुम अंदर जाकर क्या करने वाले हो? लॉन्गवे ग्रुप से एक बिजनेस डील करने वाला हूं। बिजनेस डील? पर तुम्हारे पास तो इनविटेशन कार्ड ही नहीं है। अरे वो तो मैं घर भूल आया था। बाहर स्क्वायर पर जितनी भीड़ डेच और शोर शराबा था, उस विशाल बिल्डिंग के अंदर उतनी ही शांति और सुकून था। आखिरकार टेंडर में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ कुछ चुनिंदा और टॉप कंपनियों को ही बुलाया गया था। चूंकि अंदर ज्यादातर कंपनियां तियानहाई शहर की ही थीं, तो मुझे वहां देखकर हर कोई हैरान था। ये पैसा उठाने वाला बादशाह यहाँ क्या कर रहा है? मास्टर, क्या तुम्हारी स्टारचेन टेक्नोलॉजी भी टेंडर में हिस्सा लेने आई है? किसी ने तंज कसते हुए पूछा। भले ही सबको पता था कि स्टारचेन की औकात अब कुछ नहीं बची है, फिर भी वो मजे ले रहे थे। मैंने बहुत ही शांति से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं टेंडर के लिए नहीं, मैं लॉन्गवे ग्रुप से पार्टनरशिप करने आया हूं। वाह, जहां जहां ये लड्डिचका होता है वहां जोक्स की कोई कमी नहीं होती। तो गुमास्टर लॉन्गवे ग्रुप के साथ किस चीज की पार्टनरशिप करने वाले हैं? मैंने बहुत सीरियस होकर कहा। हम मिलकर एक नया स्मार्टफोन डेवलप करने वाले हैं। तभी हॉल का दरवाजा खुला और यू शियाओफे अंदर आई। हॉल का शोर शराबा देखकर उसकी खूबसूरत भौहें सिकुड़ हो गईं। मुझे लगता है तियानहाई शहर की कंपनियों का स्टैंडर्ड अब काफी गिर चुका है। आप सबने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भेजी थी, मैंने वो सब PRRH ली हैं। चूंकि प्रेसिडेंट रेन किसी जरूरी काम से हेडक्वार्टर्स लौट गए हैं, इसीलिए इस टेंडर और आगे के प्रोसेस को मैं ही हैंडल करूंगी। बाहर एक प्रोडक्ट लॉन्च भी चल रहा है जिसे मुझे होस्ट करना है, इसलिए हर कंपनी को अपनी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट देने के लिए सिर्फ 3 मिनट का टाइम मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यू शियाओफे हमेशा की तरह बहुत स्ट्रिक्ट और टू द पॉइंट थी। यू शियाओफे को देखकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। अरे वाह, यहाँ तो अपनी ही जान पहचान वाली दीदी है।
आज तो सच में मेरा लकी दिन है। यू शियाओफेई की नजर भी मुझ पर पड़ डेस चुकी थी। वो बहुत हैरान थी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पर उसने मुझे कुछ कहा नहीं। वो अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था। आधे घंटे बाद यू शियाओफेई ने अपना लैपटॉप बंद किया और कहा, हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। हम जल्द ही सिलेक्टेड कंपनियों को इन्फॉर्म कर देंगे और जो लोग बाहर चल रहे प्रोडक्ट लॉन्च में इंटरेस्टेड हैं वो वहां जा सकते हैं। हमने आपके लिए वीआईपी सीट्स रिजर्व कर रखी हैं। जैसे ही वो उठने लगी, मैं अपनी सीट से उछलकर खड्डा हो गया। शियाओफेई दीदी, रुको, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मिस्टर गू, प्लीज मुझे वाइस प्रेसिडेंट यू कहकर बुलाएं। आपको जो भी बात करनी है हम बाद में करेंगे। नहीं दीदी, बात बहुत इमरजेंसी वाली है। मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ा ट्रेजर दिखाना है। मेरी इस बात पर पूरा हॉल सन्न रह गया। ये सच में पागल हो चुका है। सब लोग अब मेरे इस बेवकूफी भरे बर्ताव के आदी हो चुके थे। कुछ देर बाद हम यू शियाओफेई के प्राइवेट ऑफिस में थे। वो मुझे बहुत ही घूरती हुई नजरों से देख रही थी। हाँ, तो अब बताओ, तुम चाहते क्या हो? ये स्टार चेन टेक्नोलॉजी लॉन्गवे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा। यू शियाओफेई ने निराशा से अपना सिर हिलाया। मैंने 15 दिन पहले ही तुम्हारे पिता से बात की थी। तुम्हारी कंपनी का दिवालिया होना ही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी कंपनी का नुकसान नहीं करवा सकती। मैंने एक रहस्यमयी स्माइल दी। शियाओफेई दीदी, क्या तुम्हें ग्राफीन के बारे में पता है? हाँ, सुना है। आजकल ये रिसर्च का एक बहुत हॉट टॉपिक है। पर सच कहूं तो इस तरह के नए मटेरियल्स ज्यादातर सिर्फ एक स्कैम होते हैं। मैंने ग्राफीन की एक वर्किंग बैटरी बना ली है। एक ऐसी बैटरी जो सिर्फ 2 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है और 5 घंटे का कंटिन्यूअस टॉक टाइम दे सकती है। और इसकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी आज की लिथियम बैटरी से 3 गुना ज्यादा है। मेरी बात सुनकर यू शियाओफेई ने अपनी भौहें सिकोड़े ढांच लीं। छोटे भाई, मुझे नहीं पता था कि पैसा उड़ाने के साथ साथ तुमने अब बड्डी बड्डी फेंकना भी सीख लिया है। मैंने तुरंत अपनी पॉकेट से वो स्मॉल ग्राफीन बैटरी का सैंपल निकाला और उसकी टेबल पर रख दिया। क्या तुम्हारी बिल्डिंग में कोई टेस्टिंग लैब है? मेरे चेहरे की सीरियसनेस देखकर यू शियाओफेई थोड़ा कंफ्यूज हो गई और उसने मजबूरी में एक कॉल घुमाया। क्या प्रोफेसर वांग कंपनी में हैं? उनसे कहिए कि वो लैब में मेरा इंतजार करें। कॉल कट करने के बाद उसने मुझे एक वार्निंग वाली नजर से देखा। छोटे भाई, अगर तुमने मेरे साथ कोई मजाक किया ना तो तुम्हें इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। 1 घंटे बाद मैं लॉन्गवे ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर आ रहा था। मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी और मेरे हाथों में लॉन्गवे ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था। लू हुई ने मुझे देखकर पूछा, कू मास्टर, क्या लॉन्गवे ग्रुप ने आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए हाँ कह दिया? बिल्कुल, बल्कि वो तो खुद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे पार्टनरशिप की भीख मांग रहे थे। लू हुई को मेरी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। उसे हमेशा से लगता था कि मैं इतना बड़ा पैसा उड़ाने वाला बेवकूफ इसलिए हूं क्योंकि मेरे दिमाग में कोई कमी है। पर अब लग रहा है कि इसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ चुकी है। लू हुई ने मन ही मन सोचा। वैसे तुम्हारे गाल पर वो लाल निशान कैसा है? लू हुई ने अचानक पूछा। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये सब इस शियाओफेई दीदी की गलती है। ये लाडचकियां अपने इमोशंस कंट्रोल ही नहीं कर पाती। जब लैब में वो एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल हुआ तो उसने खुशी के मारे मुझे कसकर गले लगा लिया और मेरे गाल पर एक जोरदार किस कर लिया। ये तो सरासर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ था। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक्सीडेंटली यू शियाओफेई की लिपस्टिक लग गई, मैंने कैजुअली कहा। लू हुई डर गया। कुमास्टर, क्या मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दिया दूं? मुझे लग रहा है आपका दिमाग सच में हिल चुका है। चुप कर, चल मुझे घर छोड़ दे। लॉन्गवे ग्रुप का प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बट उस इवेंट के सक्सेस से ज्यादा जिस चीज ने पूरी दुनिया और बिजनेस इंडस्ट्री में आग लगा दी थी वो था यू शियाओफेई का वो आखिरी अनाउंसमेंट। लॉन्गवे ग्रुप स्टार चेन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक युग बदलने वाला स्मार्टफोन डेवलप करने जा रहा है। एक इतनी बड़ी ग्लोबल टेक जायंट कंपनी एक दिवालिया होने की कगार पर खड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रही है, और वो भी कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक युग बदलने वाला फोन। ये बात सुनने में ही बहुत अजीब और इम्पॉसिबल लग रही थी। तियानहाई शहर की पूरी हाई क्लास सोसाइटी में भूचाल आ गया था। हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था। और मेरे पिताजी गू गुजांग का क्या हाल था? उन्हें इस पूरी पार्टनरशिप के बारे में तब पता चला जब उनके सारे शेयर होल्डर्स खुशी से पागल होते हुए उनके ऑफिस में घुस आए। ओल्ड गू, मुझे पता नहीं था कि तुमने अपना ट्रम्प कार्ड इतने अच्छे से छुपा कर रखा है। तुम सच में बहुत चालू इंसान हो। इतने सालों की दोस्ती और तुमने हमें भनक तक नहीं लगने दी। लॉन्गवे ग्रुप के सपोर्ट के साथ हम एक बार फिर से मार्केट पर राज करेंगे। ओल्ड गू, तुम बस हुक्म करो, तुम्हें जो चाहिए हम वो करने के लिए तैयार हैं। मेरे पिता बिना कुछ बोले बस उन्हें देख रहे थे। ये वही लोग हैं जो पिछले 6 महीनों से मेरी शक्ल तक देखने नहीं आए थे और आज अचानक से बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। ये सारे के सारे दोस्त बिल्कुल मतलबी और धोखेबाज हैं।
स्टार चेन टेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़े सफाई अभियान की जरूरत है। कुछ देर बाद जब मेरे पिता का मूड थोड़ा अजीब होने लगा तो वो शेयर होल्डर्स समझ गए। गुगू जांग, तुम कितने पत्थर दिल इंसान हो। इतने सालों बाद मुझे तुम्हारी असलियत पता चली। तुम्हें क्या लगता है लॉन्गवे ग्रुप का सपोर्ट मिलने से तुम सेफ हो गए? उनके रूल्स बहुत सख्त हैं। स्टार चेन सिर्फ बेइज्जत होगी। बिल्कुल गुगू जांग, इतनी जल्दी खुश मत हो जब तक वो पैसा उठाने वाला बेवकूफ तुम्हारे पास है। तुम चाहे कितना भी कमा लो, वो सब बर्बाद कर देगा। मेरे पिता ने बहुत ही रिलैक्स होकर अपनी कुर्सी पर सिर टिकाया। मुझे इन बेवकूफों से बहस करने का कोई मन नहीं है। उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी बुलाकर उन सारे शेयर होल्डर्स को ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया और फिर वो एक रॉकेट की स्पीड से घर की तरफ भागे। भले ही उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस लॉन्गवे पार्टनरशिप के पीछे मेरा कोई हाथ हो सकता है, पर मैंने सुबह ही कहा था कि मैं उनके लिए लॉन्गवे ग्रुप का ऑन ऑर्डर लेकर आऊंगा। और दोपहर होते होते लॉन्गवे ग्रुप ने पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट भी कर दिया। ये सब एक इत्तेफाक कैसे हो सकता है? जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मैं सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था और मेरे चेहरे पर एक बहुत ही एक्साइटेड स्माइल थी। असल में मैं अपनी नई मिली हुई पावर्स और टैलेंट को टेस्ट कर रहा था। हालांकि सिस्टम ने मुझे बताया था कि मेरे बेसिक साइंस पॉइंट्स सिर्फ 6 स्टार हैं, पर आज का मेरा काम इतनी आसानी से हो गया था कि मैं घर आकर खुद को टेस्ट करना चाहता था और इसके रिजल्ट्स बहुत ही माइंड ब्लोइंग थे। मैंने इंटरनेट से मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सबसे टफ कंपटीशन पेपर्स निकाले और मैंने उन सबको चुटकियों में सॉल्व कर दिया बिना किसी परेशानी के। और सबसे गजब की चीज थी मेरी लैंग्वेज स्किल्स। दुनिया के किसी भी हिस्से की कोई भी भाषा हो, मुझे बस उसे एक बार सुनने या देखने की जरूरत थी और मैं उसे तुरंत समझ जाता था। ये तो सच में हैकिंग जैसी पावर है। मैं जोर जोर से हंसने लगा। तो एक जीनियस होना इतना मजेदार होता है। बेटा, तुम ठीक तो हो? क्या तुम सच में आज लॉन्गवे ग्रुप के ऑफिस गए थे? क्या उन्होंने तुम्हें जलील किया? अपने पिता की घबराई हुई आवाज सुनकर मैंने अपना लैपटॉप बंद किया। मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से खड़ी डीडा हुआ और अपने पिछवाड़े के नीचे दबी हुई एक बहुत ही मुद्दी तुद्दी फाइल निकाली। मैंने वो फाइल अपने पिता के हाथों में थमा दी। आप क्या बोल रहे हो पापा? लॉन्गवे ग्रुप वाले मुझे जलील क्यों करेंगे? ये उनके साथ हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट का प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट है। आप इसे एक बार PRH लो और हाँ, 3 दिन के अंदर आपको उनके साथ जाकर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। मेरे पिता का चेहरा बिल्कुल काला पड़ रियर चुका था। इतने जरूरी डॉक्यूमेंट को तूने अपने पिछवाड़े के नीचे दबा कर रखा था? पर उनके पास अभी मुझ पर चिल्लाने का टाइम नहीं था। उन्होंने तुरंत उस फाइल को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। एक बार सरसरी नजर डालने के बाद उन्होंने एक बहुत ही गहरी और ठंडी सांस खींची। ये सच में एक पार्टनरशिप है, कोई सब कॉन्ट्रैक्टिंग या आउटसोर्सिंग नहीं। एक 50-50 पार्टनरशिप। ये कैसे पॉसिबल है? मेरे पिता ने कांपती हुई आवाज में पूछा। ये एग्रीमेंट तुम्हारे साथ किसने साइन किया है? शियाओ फेई दीदी ने। फाइल पर उनके सिग्नेचर नहीं दिख रहे क्या आपको? वैसे अब तो वो लॉन्गवे ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। लगता है यू फैमिली अब कंपनी की कमान उन्हें ही सौंपने वाली है। मेरे पिता अभी भी इस पूरे सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे थे। यू शियाओ फेई तो बहुत ही चालाक और खतरनाक बिजनेस वुमन है। यहां तक कि मुझे भी उससे डर लगता है। उसने तुम्हारे साथ ये डील कैसे साइन कर ली? बेटा, कहीं उस शियाओ फेई ने तुम्हारे साथ डील करने के लिए तुमसे कोई गंदी शर्त तो नहीं रखी थी? मैं उनकी बात सुनकर पूरी तरह से स्पीचलेस हो गया। मैंने अपना लैपटॉप वापस उनके हाथों में थमा दिया। पापा, आपका दिमाग कहां चल रहा है? आपको लगता है आपका बेटा अपनी बॉडी बेचकर डील्स क्रैक करेगा? मैंने उनके साथ ये डील इस लैपटॉप में मौजूद डिजाइन्स के दम पर की है। स्टार चेन टेक्नोलॉजी लॉन्गवे ग्रुप के साथ इस टेक्नोलॉजी को शेयर करेगी और फिर हम दोनों मिलकर दुनिया का सबसे एडवांस फ्लैगशिप स्मार्टफोन डेवलप करेंगे ताकि स्टार चेन टेक्नोलॉजी का नाम पूरी दुनिया में फिर से गूंज सके। मेरे पिता ने कुछ नहीं कहा। वो लैपटॉप की स्क्रीन पर दिख रहे उस ग्राफीन बैटरी के ब्लूप्रिंट्स और एक्सपेरिमेंटल डेटा में पूरी तरह खो चुके थे। पूरे आधे घंटे तक वो उस स्क्रीन से अपनी नजरें नहीं हटा पाए और जब उन्होंने पढ़ना खत्म किया तो उनके दिल की धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही थीं। इस एक्सपेरिमेंटल डेटा का जो इम्पैक्ट था वो लॉन्गवे के उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक था। अब उन्हें समझ में आ गया था कि यू शियाओ फेई ने मेरे साथ ये डील क्यों साइन की थी। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं अपना शरीर बेचकर भी ये डील कर लेता। वो पागलों की तरह भागते हुए मेरे कमरे में आए। बेटा, तूने ये डिजाइन कहां से चुराया है? कहीं तूने अमेरिका की नेशनल साइंस लैब में डकैती तो नहीं डाली? मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। पापा, मैंने कभी आपकी पैसे कमाने की काबिलियत पर शक नहीं किया, तो आप मेरी जीनियस वाली काबिलियत पर शक कैसे कर सकते हैं? ये रिसर्च मैंने खुद की है। मेरे पिता के लिए आज का दिन उनकी पूरी जिंदगी का सबसे क्रेजी दिन था। ये अब तक की सबसे इम्पॉसिबल बात थी जो उन्होंने सुनी थी। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ये रिसर्च कैसे की।
पर फिर भी वो एक्साइटमेंट के मारे पूरे कमरे में पागलों की तरह चक्कर काटने लगे। काफी देर बाद जब वो थोड़े देर शांत हुए तो अचानक उनके चेहरे पर एक झटका लगा। बेटा, हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी तूने लॉन्गवे ग्रुप को बिल्कुल फ्री में शेयर करने का वादा कैसे कर दिया? मैंने बहुत ही प्राउड और हीरो वाले पोज में कहा, क्योंकि मेरे सीने में एक सच्चा देशभक्त दिल धड़कता है। और वैसे भी पापा, आप टेंशन मत लो, ये तो बस एक छोटा सा खिलौना है। 2 साल के अंदर अंदर मैं इससे भी कई गुना बेहतर चीजें बना दूंगा जो इसे रिप्लेस कर देंगी। हमें इस डील में कोई घाटा नहीं हुआ है। इससे हमने लॉन्गवे ग्रुप को अपनी लॉयल्टी दिखाई है और अब वो हमारे साथ बिल्कुल फेयर तरीके से काम करेंगे। इससे हमारी स्टार चेन टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से दुनिया के टॉप पर पहुंच जाएगी। इससे भी बेहतर चीजें। मेरे पिता का दिमाग सुन हो चुका था। ये सब उनकी सोच और समझ से बहुत बाहर जा चुका था। हमारी कंपनी अब सिर्फ स्मार्टफोन बनाने तक ही नहीं रुकेगी। मैंने अपना विजन शेयर किया। क्वांटम कंप्यूटर्स, स्पेस शटल्स, इंटरस्टेलर वॉरशिप्स और प्लैनेटरी इंजन्स, हम ये सब बनाएंगे। मैं अपने उन ग्रैंड प्लान्स के बारे में बोलता जा रहा था और मेरे पिता का दिमाग चकराने लगा था। मेरा अच्छा बेटा, तू सच में बहुत आगे निकल चुका है। मैं तो यही सोच रहा था कि पैसे बचाकर तेरा एडमिशन किसी नॉर्मल से कॉलेज में करवा दूं, पर तेरे इस टैलेंट को देखकर मैं तुझे दुनिया के बेस्ट कॉलेज में भेजूंगा। पैसे देकर एडमिशन? मैं जोर से हंस पड़ा। मेरे जैसा दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस, क्या उसे कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे देने पड़ देंगे? और ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में एक डिंग की आवाज गूंजी। सिस्टम ने एक नया टास्क इशू कर दिया था। ओह हाँ, होस्ट अभी भी 18 साल से कम का एक बच्चा ही है। तो जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ और दुनिया को अपना असली टैलेंट दिखाओ। उस जनरेशन के सारे सो कॉल्ड जीनियस बच्चों को अपने जूतों के नीचे कुचल दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने महान साइंटिस्ट्स करते थे। टास्क, चिंगबेई अकादमी का एंट्रेंस एग्जाम पास करो और हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लेकर आओ। रिवॉर्ड 10,000 फेम पॉइंट्स, 1 चार्म पॉइंट, एक न्यू स्टूडेंट गिफ्ट पैक और सिस्टम मॉल के लिए 5 मिलियन के 2 वाउचर्स। जब मैं अपने दिमाग में टास्क पे अरच रहा था, तब मेरे पिता कुछ अच्छे कॉलेजेस के बारे में सोच रहे थे। तियानहाई फाइनेंस यूनिवर्सिटी घर के पास है, पर वो थोड़ी महंगी है। पिछली बार ओल्ड सॉन्ग ने वहां एक पूरी बिल्डिंग डोनेट की थी, तब जाकर उसके बेटे का एडमिशन हुआ था। क्योटो यूनिवर्सिटी घर से बहुत दूर है, पर उनका रेट थोड़ा सही है। जीजिंग यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। मेरे कुछ दोस्तों के बच्चों ने वहां पैसे देकर ही एडमिशन लिया है। मैंने उनकी सोच को बीच में ही काटते हुए कहा, मैं चिंगबेई अकादमी जाऊंगा। मेरे पिता पूरी तरह से फ्रीज हो गए। आज मेरे धक्कों का कोई अंत नहीं था। चिंगबेई अकादमी चीन की नंबर 1 और पूरी दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में आती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग उस यूनिवर्सिटी में जाते थे वो इंसानों के बीच छुपे हुए ड्रैगन्स होते थे। एक ऐसी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। चिंगबेई अकादमी कभी भी चीन के नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स में हिस्सा नहीं लेती थी। उनके खुद के पेपर्स होते थे और वो खुद स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते थे। उनके एग्जाम में बैठने के लिए भी सबसे पहले स्टूडेंट्स को चिंगबेई अकादमी का इनविटेशन लेटर हासिल करना पड़ता था। सिर्फ इसी पहले स्टेप में दुनिया के 99% स्टूडेंट्स बाहर हो जाते थे और जो 10,000 बच्चे वो एग्जाम देते थे उनमें से सिर्फ टॉप 500 बच्चों को ही एडमिशन मिलता था। हर एक सिलेक्ट होने वाला बच्चा किंग ऑन एफ जीनियस होता था। इसलिए जब मेरे पिता ने सुना कि मैं चिंगबेई अकादमी के एग्जाम्स देना चाहता हूं तो उनकी हालत समझने लायक थी। अगर पहले वाला टाइम होता तो वो मुझे 2 थप्पड़ डच मारकर कहते कि ये फालतू के सपने देखना बंद कर। पर अब सिचुएशन बदल चुकी थी। मैं उनके सामने एक ग्राफीन बैटरी जैसी खतरनाक चीज बनाकर रख चुका था। मैं सच में एक जीनियस था, तो अगर मैं एग्जाम देना भी चाहता था तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। अगर मैं फेल भी हो जाता तो कम से कम मुझे एक एक्सपीरियंस तो मिल जाता। पर उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी, मुझे इनविटेशन लेटर कहां से मिलेगा। रेगुलर एग्जाम के अलावा चिंगबेई में एक स्पेशल टैलेंट कोटा भी होता था, पर अब उसका फॉर्म भरने की डेट निकल चुकी थी। और वैसे भी मेरे पास ऐसा कौन सा टैलेंट था जिसे वो कंसीडर करते। क्या मैं इस ग्राफीन बैटरी को लेकर चिंगबेई के प्रोफेसर्स के पास जाऊं? पर अगर मैंने ऐसा किया तो क्या लॉन्गवे ग्रुप के साथ हमारी पार्टनरशिप टूट नहीं जाएगी? मेरे लिए ये बहुत बड़ी सिचुएशन बन चुकी है। मेरे पिता ने सोचा, क्या हम प्रोडक्ट के लॉन्च होने का वेट कर सकते हैं? फिर हम यूनिवर्सिटी से बात करेंगे। क्या वो तब तुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? मुझे समझ आ गया कि मेरे पिता क्या सोच रहे हैं। मैंने उन्हें टोका, पापा शायद आप मेरा मतलब समझे नहीं। मैं चिंगबेई अकादमी में किसी स्पेशल कोटे से नहीं बल्कि पूरे शान से उनका एग्जाम पास करके जाऊंगा। मेरे पिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। बेटा, क्या तुझे अंदाजा भी है कि वो एग्जाम कितना मुश्किल होता है? मैं मानता हूं कि तू केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स में जीनियस बन गया है, पर क्या तू बाकी सब्जेक्ट्स में भी इतना ही अच्छा है? आप अपने ही बेटे के जीनियस टैलेंट पर शक कर रहे हैं? मैंने हंसते हुए कहा,
बचपन से लेकर आज तक क्या मैंने कभी किसी एग्जाम में आपको निराश किया है? मेरे पिता ने सहमति में अपना सिर हिलाया। हाँ, बात तो सही है, पर प्रॉब्लम यह है कि बचपन से लेकर आज तक तूने कभी कोई एग्जाम दिया ही नहीं है। हर एग्जाम से पहले तू बीमार होने का नाटक करके छुट्टी ले लेता था। और सबसे बड़ी बात, चिंगबेई अकादमी के सारे इनविटेशन लेटर्स बंट चुके हैं। मैं तेरे लिए लेटर कहां से लाऊंगा? मैंने एक बहुत ही शैतानी स्माइल दी। पापा, क्या आप मेरी आइडेंटिटी भूल गए? मैं एक ओवरसीज स्टूडेंट हूं। जिन बच्चों को लेटर्स मिले हैं वो सब यहाँ के लोकल बच्चे हैं, पर ओवरसीज वालों का कोटा अभी भी बचा हुआ होगा। और वैसे भी शेंगड़े हाई स्कूल अमेरिका के टॉप स्कूल्स में से एक है। मैं वहां का एक टॉप क्लास स्टूडेंट था, तो मुझे एक लेटर तो मिल ही जाना चाहिए। ये सुनते ही मेरे पिता के सीने में एक दर्दनाक टीस उठी। ये खर्चीला और अय्याश लड्ढका, इसके पास पैसे बर्बाद करने के सच में हजारों तरीके हैं। क्या तूने सच में सोच लिया है कि तू वो एग्जाम देगा? हाँ, मैं वो एग्जाम हर हाल में दूंगा। पिताजी ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। तू अच्छे से तैयारी कर और बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जाम देना। ज्यादा टेंशन मत लेना। अगर फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी फेल होने वाले बेटे की आदत हो चुकी है। मैं सिर्फ निराशा से अपना सिर हिला सकता था। जीनियस होने का यह सफर सच में बहुत लंबा और दर्दनाक है। मेरे एडमिशन की बातें खत्म करने के बाद पिताजी मेरे कमरे से चले गए, क्योंकि उन्हें लॉन्गवे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की बाकी डिटेल्स पर काम करना था। कंपनी के अंदर जो सफाई अभियान और लैब का रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा था, उस वजह से वो अगले कुछ हफ्तों तक पागलों की तरह बिजी रहने वाले थे। पर मेरी जिंदगी बहुत चिल चल रही थी। मैंने चिंगबेई अकादमी के पिछले सालों के पेपर्स देखे और उन्हें देखकर मुझे बहुत हंसी आई। क्या इतने बच्चों वाले पेपर्स से वो लोग इंसानों के बीच छुपे हुए ड्रैगन्स सिलेक्ट करते हैं? अगले कुछ दिनों तक मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने अपनी हैकिंग स्किल्स का यूज किया और सिर्फ कुछ ही दिनों में हैकर वर्ल्ड में मेरा नाम गूंजने लगा। बस अफसोस इस बात का था कि मैंने अपना असली नाम यूज नहीं किया था, इसलिए मुझे फेम पॉइंट्स नहीं मिले। पर सच कहूं तो मैंने हैकिंग फेम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए की थी। भले ही मैंने कसम खाई थी कि मैं सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए सिर्फ फेम पॉइंट्स का यूज करूंगा, पर पॉकेट मनी के लिए तो मुझे थोड़ा बहुत कैश चाहिए ही था। मैंने चीन की 2 सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियों अली और पेंगुइन के सिस्टम्स को हैक किया, और हैक करके मैंने उनके सिस्टम्स में मौजूद कुछ ऐसे बग्स ठीक कर दिए जिन्हें वो लोग सालों से फिक्स नहीं कर पा रहे थे। इस काम के लिए मुझे उन दोनों कंपनियों से टोटल 2 करोड़ DH रुपए का कमीशन मिला। और इतना ही नहीं, मैं उन दोनों मेगा कंपनियों का जॉइंट हैकर कंसल्टेंट भी बन गया। मानना पड़ेगा, इन इंटरनेट जायंट्स के पास पैसों की सच में कोई कमी नहीं है। तभी तो दुनिया के आधे लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं। हैकिंग वर्ल्ड में मेरी इस छोटी सी हरकत ने बहुत बड़ा तहलका मचा दिया था। दुनिया के बड़े बड़े हैकर्स मुझे अपना भगवान मानने लगे थे, और उन्होंने मुझे एक बहुत ही प्यारा निकनेम दिया था, डॉग गॉड। पर घर पर मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरी माँ हेयुकी मेरी इस हालत को देखकर बहुत परेशान थी। ये लड्ढाका मुझसे पैसे भी नहीं मांग रहा और पूरा दिन बस अपने कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है। क्या ये सच में मेरा ही बेटा है? मैं उन्हें अपनी असलियत समझा समझाकर थक चुका था, इसलिए मैंने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। और मेरे पिताजी, वो तो काम में इतने बिजी थे कि उन्हें सोने तक का टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो मुझ पर क्या ध्यान देते। आखिरकार चिंगबेई अकादमी का वो एग्जाम वाला दिन आ ही गया। मैंने बस 2 पेन उठाए, एक शेयरिंग साइकिल किराए पर ली और सुबह सुबह ही अपने एग्जाम सेंटर की तरफ निकल पड़ी डिढा। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से ओवरसीज स्टूडेंट्स को मिलाकर चिंगबेई ने तियानाहाई शहर में टोटल 300 इनविटेशन लेटर्स बांटे थे। पर जब मैं तियानाहाई मिडिल स्कूल, जो कि इकलौता एग्जाम सेंटर था, वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं थी। भाई, ये 300 बच्चे तो बिल्कुल नहीं लग रहे, ये तो 3000 से भी ज्यादा हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि तियानाहाई मिडिल स्कूल ने आज बच्चों की छुट्टी भी नहीं की थी। मैं हैरान होकर यह सब देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर किनारे खटे लू हुई पर पठी। उसने मेरी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। अरे गुयंग मास्टर, मैंने सुना था कि आप चिंगबेई का एग्जाम देने वाले हैं। मुझे लगा वो सिर्फ एक मजाक था, पर आप सच में आ गए। आप सच में पैसे बर्बाद करने के नए नए और अतरंगी तरीके ढूंढ ही लेते हैं। मैंने बहुत ही दर्द भरी नजरों से आसमान की तरफ देखा। इन 10 सालों में मैंने अपनी जो इमेज बनाई है, उसे सुधारने में सच में बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। मैं उससे फालतू बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने पूछा, तू यहां क्या कर रहा है? तू भी एग्जाम देने आया है क्या? लू हुई ने तुरंत अपना सिर हिलाया। अरे नहीं गो मास्टर, मेरी इतनी औकात कहां। मैं तो यहां बस जीनियस बच्चों की हवा खाने आया हूं। मेरे पापा ने कहा था कि आज यहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले बच्चे आएंगे, तो अगर मैं उनके आसपास खड़ीडिढ़ा रहूंगा
तो शायद उनका थोड़ा बहुत दिमाग मुझ में भी आ जाए और अगले महीने होने वाले नेशनल कॉलेज एग्जाम में मैं पास हो जाऊं। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। तूने सच में बहुत अच्छा प्लान बनाया है, पर भाई तुझे जीनियस बच्चों की हवा खाने के लिए इतनी भी ढिढस की क्या जरूरत है? हम तो सिर्फ 300 बच्चे हैं। तेरी हवा के लिए शायद हम कम पढ़े जाएंगे। लू हुई ने मुझे बहुत ही घृणा भरी नजरों से देखा। गु मास्टर, आप उन जीनियस बच्चों में काउंट नहीं होते। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो यहाँ आते ही सबसे पहले मुझे आपकी शक्ल दिख गई। लगता है आज मुझे किसी जीनियस की हवा नहीं लगने वाली। वैसे मेरी फैमिली को आपके स्टार चेन टेक्नोलॉजी और लॉन्ग वे ग्रुप वाले प्रोजेक्ट का असेंबली कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तो अब से हमारा मिलना जुलना लगा रहेगा। सच में? फिर तो तुझे पार्टी देनी चाहिए। पर लू हुई उतना खुश नहीं लग रहा था जितना उसे होना चाहिए था। वैसे गु मास्टर, सच सच बताना, स्टार चेन टेक्नोलॉजी को लॉन्ग वे ग्रुप का सपोर्ट कैसे मिला? आजकल ये बिजनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। मैंने चिढ़ते हुए कहा, सपोर्ट क्या होता है बे? लॉन्ग वे ग्रुप खुद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे पार्टनरशिप की भीख मांग रहा था। स्टार चेन की ताकत का तुझे कोई अंदाजा नहीं है। लू हुई को मेरी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। उसने बहुत ही सीक्रेट अंदाज में मेरे कान में कहा, गु मास्टर, क्या आपको उस रूमर के बारे में पता है जो मार्केट में फैल रही है? सब लोग कह रहे हैं कि यू शियाओफेई को आपसे प्यार हो गया है और आपको इस पैसा उड़ाने वाले कलंक से बचाने के लिए उसने लॉन्ग वे ग्रुप का यूज किया है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपने इसके बदले में यू शियाओफेई के साथ 7 दिन और 7 रातें बिताई हैं। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। कौन सा कुत्ता ये सब अफवाहें फैला रहा है? क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूं? मैं अपनी जान दे दूंगा, पर मैं अपना जिस्म कभी नहीं बेचूंगा। अरे भाई, मैं तो तुम पर यकीन करता हूं, लू हुई ने मुझे शांत करते हुए कहा। पर तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम पिछले काफी टाइम से गायब थे। और सच कहूं तो तुम्हारी शक्ल ऐसी है कि कोई भी अमीर औरत तुम्हें शुगर बॉय बनाकर रख सकती है। मैं भले ही दुनिया के नंबर 1 लूजर की लिस्ट में टॉप पर हूं, पर मैं रिच औरतों की पहली पसंद वाली लिस्ट में भी हमेशा टॉप पर ही रहता हूं। खासकर जब से सिस्टम ने मेरे लुक्स को बढ़ाया है, तब से मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो गया हूं। यहां तक कि लू हुई जैसा मोटा भी मुझे देखकर बोल रहा है कि मैं हैंडसम हूं। मुझे रोना आ रहा था। भाई, मैं इतने दिनों से घर पर बैठकर पैसे कमा रहा था यार। लू हुई ने बहुत ही हमदर्दी से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं समझ सकता हूं भाई, तुम पैसे ही कमा रहे थे। तुम सच में बहुत मेहनत कर रहे हो। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारी तरह पैसे उड़ाने वाला लूजर कभी नहीं बनूंगा। मुझे तुम्हारे जैसे रास्ते पर नहीं चलना। मैंने उस मोटे को एक जोरदार लात मारी। मैं अब उससे एक वर्ड भी बात नहीं करना चाहता था। मैं अपना एग्जाम हॉल ढूंढने के लिए स्कूल के अंदर चला गया और हॉल के ठीक बाहर मुझे एक और जाना पहचाना चेहरा मिल गया। सू यूकिंग। सू यूकिंग मेरी तरह आखिरी मोमेंट पर इनविटेशन लेटर लेने वाली स्टूडेंट नहीं थी। वो बचपन से ही एक सुपर जीनियस और टॉप क्लास स्टूडेंट रही थी। वो उन बच्चों में से थी जिन्हें देखकर माँ बाप कहते हैं, शर्मा जी के बेटे को देख। मुझे देखकर उस छोटी सी बच्ची के चेहरे पर पहले खुशी आई, फिर गुस्सा, फिर चिढ़ और आखिर में एक बहुत गहरी निराशा। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर उसके चेहरे पर हजारों इमोशंस आ चुके थे। पर मुझे कहां समझ आने वाला था कि लड़डहशकियों के दिमाग में क्या चलता है। मैंने बहुत ही कैजुअली हंसते हुए हाथ हिलाया। यूकिंग, कैसी चल रही है तैयारी? मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम्हारे लिए ये एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं होगी। 6 साल बाद ऐसा लग रहा है कि हम फिर से एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं। तुम टेंशन मत लेना। बचपन में भले ही मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया था, पर यूनिवर्सिटी में मैं तुम्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा। सू यूकिंग को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात पर गुस्सा है, मेरे इस ओवर कॉन्फिडेंस पर, या मेरे इस मजाकिया अंदाज पर, या फिर उन अफवाहों पर जो मार्केट में फैल रही थीं। उसने जोर से जमीन पर पैर पटका और बिना कुछ बोले एग्जाम हॉल के अंदर चली गई। पर अंदर जाने से पहले वो मुद्दी और उसने सिर्फ इतना कहा, तू चुपचाप अपना एग्जाम लिख, कम से कम अगले महीने वाले नेशनल एग्जाम की प्रैक्टिस ही हो जाएगी। औरतें बिना मुझे बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती। जब यूनिवर्सिटी में इसे कोई मुश्किल सवाल नहीं आएगा और ये रोते हुए मेरे पास आएगी, तब मैं इसे बताऊंगा। और अगर इसने मुझे 10-20 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं इसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। गुचेन, प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाओ। अगले हफ्ते तुम्हारा नेशनल एग्जाम है। क्या तुम्हें सच में कैपिटल वाली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना? सू यूकिंग मुझे बहुत ही गुस्से और निराशा से देख रही थी, क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। मैं बस उसी की तरफ देखे जा रहा था। लड्ढके इतने बेवकूफ और नासमझ क्यों होते हैं? अगर तुम सच में मेरे साथ कैपिटल यूनिवर्सिटी चलना चाहते हो तो तुम्हें अभी से मेहनत करनी होगी, वरना हम दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? मैंने अपने मुंह से टपकती हुई लार पोंछी। मैं बहुत सीरियस हूं यार। यूकिंग, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं बस 1 सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था।
सू यूकिंग ने गहरी सांस छोड़ दी। इस इडियट का मैं क्या करूं? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूं, अगर तुम यांदू यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट नहीं हुए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और फिर हम बहुत लंबे टाइम तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। मैंने धीरे से सू यूकिंग का हाथ पकड़ लिया। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? कल चिंगबेई अकादमी का रिजल्ट आने वाला है ना, तुम खुद देख लेना। मैं पक्का तुम्हारे साथ चिंगबेई अकादमी ही जाऊंगा। वैसे मैं सोच रहा हूं कि मैं कौन सा कोर्स लूं। क्या मुझे भी तुम्हारे साथ मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं और कोई बेवकूफ लड्ढका तुम्हारे आसपास भी ना फटके। सू यूकिंग का मुंह गुस्से से फूल गया। मैंने तुमसे कहा ना, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और जमीन पर आकर पढ़ाई करो। सुंदर लड्ढकियां जब गुस्सा होती हैं तो वो और भी प्यारी लगती हैं। भगवान ने सच में सू यूकिंग को बहुत फुर्सत से बनाया है। जिस वक्त हम दोनों बैठकर नेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त इंटरनेट पर और खासकर चिंगबेई फोरम पर कल आने वाले रिजल्ट्स को लेकर बहुत भयंकर बहस चल रही थी। सच कहूं तो जब से ये एग्जाम खत्म हुआ था, तब से इंटरनेट पर चिंगबेई का ही नाम ट्रेंड कर रहा था। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस साल का चिंगबेई एग्जाम इतिहास का सबसे मुश्किल एग्जाम माना जा रहा था। चिंगबेई अकादमी के सेकंड और थर्ड ईयर के जो टॉपर्स थे, उनसे भी वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहा था। सब लोग यही सोच रहे थे कि इस बार जो भी बच्चा सिर्फ पासिंग मार्क्स ले आएगा, उसका एडमिशन पक्का है। पिछले सालों में ऐसा होता था कि एडमिशन के लिए बच्चों को 70% से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते थे, क्योंकि एग्जाम देने वाले सारे बच्चे अपने अपने शहरों के टॉपर्स और गॉड लेवल जीनियस होते थे। अगर कोई इस साल के पेपर में 70% ले आए तो वो सीधा टॉप 100 में आ जाएगा, और अगर कोई 80% ले आए तो वो इस साल का होली सन बनने का दावेदार होगा। और जहां तक 90% मार्क्स का सवाल था, तो किसी को भी नहीं लगता था कि इस साल कोई भी बच्चा 90% ला सकता है। आखिरकार चिंगबेई अकादमी ने जानबूझकर इतना टफ पेपर सेट किया था। आज के इस कंपटीशन वाले जमाने में वो देखना चाहते थे कि असली जीनियस कौन है और इस जनरेशन के बच्चों की लिमिट क्या है। पेपर की इसी जानलेवा डिफिकल्टी की वजह से इस साल के होली सन को लेकर सब बहुत एक्साइटेड थे। चिंगबेई फोरम के मॉडरेटर ने सीधा एक पोस्ट डाला था, इस साल का होली सन चिंगबेई के इतिहास का सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टॉपर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसी एक्साइटमेंट की वजह से पूरे देश के जो बच्चे होली सन बनने के दावेदार थे, मीडिया वाले उनके घर के चक्कर काट रहे थे। बस एक ही अफसोस की बात थी कि मीडिया वालों को सू यूकिंग का घर नहीं मिल रहा था, क्योंकि तियानहाई शहर के मीडिया वालों को सपने में भी नहीं लगा होगा कि सू यूकिंग अपना सारा टाइम मेरे घर पर मुझे ट्यूशन देने में बर्बाद कर रही होगी। अरे सुनो, तियानहाई शहर में कोई एक लैड का था ना, जिसने एग्जाम के टाइम बहुत जल्दी पेपर सबमिट कर दिया था। इंटरनेट पर किसी ने कमेंट किया, हाँ, वो कह रहा था कि पेपर बहुत आसान था और उसके 100% मार्क्स आएंगे। कहीं वही तो होली सन नहीं है? अबे भाई, तूने क्या पी रखी है? उस बेवकूफ की बात पर कौन यकीन करेगा? मैं उस लड्डचके को जानता हूँ। वो तियानहाई शहर का सबसे बड़ा पैसा उड़ाने वाला भगोदा है। उसे तो ए से लेकर जेड तक नहीं आता। उसने पक्का अपना इनविटेशन लेटर भी पैसों से खरीदा होगा। उसे होली सन बनाना तो दूर, वो तो एग्जाम में 0 भी नहीं ला पाएगा। कल रिजल्ट आ जाएगा, सब सच सामने आ जाएगा। पूरे इंटरनेट पर यही सब बवाल चल रहा था, पर मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ी डीएच रहा था। मेरी जिंदगी बहुत चिल थी। आखिर इसमें सोचने वाली बात ही क्या थी? मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग कार्ड यूज करके पूरा पेपर सॉल्व किया था। अगर मैं टॉपर नहीं बना तो फिर उस कुत्ते सिस्टम का क्या फायदा? चूंकि सू यूकिंग को आज अपना रिजल्ट देखना था, इसलिए उसने मुझे आज ट्यूशन से छुट्टी दे दी थी, ताकि वो आराम से सो सके। पता नहीं जब सू यूकिंग मेरा नाम लिस्ट में टॉप पर देखेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। मैं यही सोचकर हंस रहा था। बधाई हो होस्ट, आपने अपना मेन टास्क पूरा कर लिया है। आपने चिंगबेई अकादमी के एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर किए हैं और टॉप रैंक हासिल की है। आपके सारे रिवॉर्ड्स इशू कर दिए गए हैं। अब चीन की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी लेजेंडरी कहानी की शुरुआत कीजिए। सिस्टम के इस नोटिफिकेशन की आवाज से मेरी आंखें खुल गईं। मैं झटके से बिस्तर से उठा और मैंने तुरंत अपना सिस्टम पैनल खोला। होस्ट गुचेन, मैन्युफैक्चरिंग लेवल 2, फेम सेन 500, वेल्थ 2862 मिलियन, लुक्स 9 प्रो, मैथ्स 61, फिजिक्स 60, केमिस्ट्री 60, बायोलॉजी 60, इंफॉर्मेशन 60, लैंग्वेज 100। 10,000 फेम पॉइंट्स देखकर मेरा दिल खुशी से नाचने लगा। मेन टास्क के रिवॉर्ड्स सच में बहुत गजब होते हैं। सिर्फ एक एग्जाम देकर मैंने 10,000 पॉइंट्स कमा लिए। इसका मतलब है कि मैं अपनी बेसिक साइंस की स्किल्स में सीधे 10 पॉइंट्स और बढ़ा सकता हूं। अगर ऐसे ही 2-4 टास्क्स और मिल जाएं, तो मैं सच में भगवान बन जाऊंगा। खुशी मनाने के बाद मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि इतने सारे फेम पॉइंट्स मिलने का एक ही मतलब था। मेरी वो 100% वाली रिजल्ट शीट इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी।
इसका मतलब मुझे अब कुछ तैयारी करनी होगी। मैं भागते हुए नीचे हॉल में गया। मेरी माँ हे यूकी लंच की तैयारी कर रही थी। पापा कहाँ हैं? मैंने पूछा। वो ऑफिस गए हैं। क्यों, क्या हुआ? माँ ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा। मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ। आज उनकी कंपनी के बाहर हजारों मीडिया वालों की भीड़ लगने वाली है। उन्हें सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेना चाहिए। और हाँ, घर के बाहर भी लोगों की लाइन लगने वाली है। मैं सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ। मेरे प्यारे बेटे, आखिर हुआ क्या है? माँ की आवाज में घबराहट थी। मैंने एक शैतानी स्माइल दी। माँ, क्या आपको पता नहीं है कि आज चिंगबई अकादमी का रिजल्ट आने वाला है? हाँ पता है, पर उसका हमसे क्या लेना देना? मैंने नॉर्मल तरीके से एग्जाम दिया और मैं 100% मार्क्स के साथ होली सन बन गया हूँ। अच्छा, मैं जरा जाकर देखता हूँ कि यूकिंग के कितने मार्क्स आए हैं। इतना कहकर मैं तेजी से वापस ऊपर अपने कमरे में भाग गया और मेरी माँ नीचे हॉल में बुत बनकर खडेड़ी रह गईं। उनका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। मेरा बेटा गुचेन चिंगबई अकादमी का होली सन 100% मार्क्स के साथ? ये दुनिया का कौन सा सबसे भद्दा मजाक चल रहा है? और उधर सू यूकिंग के घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। सू यूकिंग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर रिजल्ट्स का पीडीएफ देख रही थी और उसकी आंखें फटी की फटी थीं। वो बार बार अपनी आंखें रख एच रही थीं। ये कैसे पॉसिबल है? क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं या चिंगबई अकादमी का सर्वर हैक हो गया है? नहीं, 100% मार्क्स वाली शीट को यूनिवर्सिटी के टॉप प्रोफेसर्स कई बार चेक करते हैं और एग्जाम हॉल की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की जाती है। ये कोई टेक्निकल एरर नहीं हो सकता। सू फैमिली के घर से थोड़ी दूर लिन चुरान, जो सू यूकिंग की बेस्ट फ्रेंड थी, वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। उसे अचानक याद आया कि उसने मेरे साथ एक शर्त लगाई थी। मर गई? मैं तो मर गई। लिन चुरान का चेहरा बिल्कुल सफेद पड्डे टिहर चुका था। अगर मुझे सच में गुचेन को प्रपोज करना पड़ा तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने वाली डायन बन जाऊंगी। ये गुचेन सच में एक बहुत बद्धा कमीना इंसान है। दूसरी तरफ स्टार चेन टेक्नोलॉजी के ऑफिस में मेरे पिता गु गु जांग एक बहुत ही सीरियस मीटिंग में बैठे थे, जहां वो एक नई पेटेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाने का प्लान डिस्कस कर रहे थे। तभी उनकी सेक्रेटरी भागती हुई कॉन्फ्रेंस रूम में आई। गु प्रेसिडेंट, नीचे बिल्डिंग के बाहर हजारों मीडिया वाले आ गए हैं। तियानहाई टीवी स्टेशन वाले भी आ गए हैं। उन्होंने पूरा ग्राउंड फ्लोर ब्लॉक कर दिया है। वो कह रहे हैं कि उन्हें आपका इंटरव्यू लेना है और एक्सक्लूसिव अपॉइंटमेंट चाहिए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। क्या? मेरे पिता घबराकर खड़े हो गए। क्या लॉन्ग वे ग्रुप वाला ग्राफीन बैटरी का सीक्रेट लीक हो गया है? पर वो तो अभी तक लैब के अंदर सेफ्टी टेस्टिंग में है। लॉन्ग वे ग्रुप वाले खुद का राज क्यों खोलेंगे? वो सारे रिपोर्टर्स नीचे ही बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक आप उन्हें इंटरव्यू नहीं देंगे वो वहां से नहीं हिलेंगे। वो इंटरव्यू किस चीज के लिए मांग रहे हैं? हमारी कंपनी तो अभी जस्ट दिवालिया होने से बची है। सर, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता। बाहर बहुत शोर था, पर वो सब यंग मास्टर गु चेन का नाम ले रहे थे। वो कह रहे थे कि गु मास्टर होली सन बन गए हैं। क्या कहा तुमने? होली सन? मेरे पिता की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। क्या उस अय्याश लड्डचके ने जो कहा था वो सच था? वो सच में चिंगबई अकादमी का टॉपर बन गया? मीटिंग रूम में बैठे एक यंग मैनेजर ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और सर्च किया। प्रेसिडेंट गु भागकर उस स्क्रीन के सामने गए। रैंक वर्ड गुचेन 350 मार्क्स। मैनेजर ने हकलाते हुए पूछा, बॉस, क्या तियानहाई शहर में गुचेन नाम का कोई और लड्डक्का भी है? नहीं, ये हमारे गु मास्टर ही हैं, एक दूसरे सीनियर एम्प्लॉय ने चिल्लाते हुए कहा। जब मैं उनके लिए एग्जाम का फॉर्म भरने गया था तो मैंने ही ये रोल नंबर लिया था। क्योंकि हम लेट थे तो रोल नंबर बिल्कुल लास्ट का मिला था और ये वही रोल नंबर है। मेरे पिता गु गुंजांग ने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगे। मुझे पता था मेरा बेटा मुझे कभी निराश नहीं करेगा। चिंगबई अकादमी ही तो है। मेरे बेटे के लिए ये बच्चों का खेल था। बधाई हो बॉस, गु मास्टर अब होली सन बन गए हैं। उनका फ्यूचर अब बहुत ब्राइट है। मुबारक हो प्रेसिडेंट गु। ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। बॉस, क्या हम इस खुशी में कुछ सेलिब्रेट करेंगे? मेरे पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका था। बिल्कुल, हम इसे पूरी दुनिया के साथ सेलिब्रेट करेंगे। शियाओ होंग, तुरंत एक नोटिस निकालो। मेरे बेटे के चिंगबई अकादमी में टॉप करने की खुशी में स्टार चेन टेक्नोलॉजी के सारे एम्प्लॉयज को 3 दिन की छुट्टी दी जाती है और वो भी डबल सैलरी के साथ। और इस महीने सबका बोनस 20% बढ़ा दिया जाएगा। सेक्रेटरी खुशी के मारे उछल पड़ी। प्रेसिडेंट को लॉन्ग लिव। बाहर से देखने पर सबको लग रहा था कि लॉन्गवे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करना बहुत मजेदार है, पर स्टार चेन के एम्प्लॉयज ही जानते थे कि पिछले कुछ हफ्तों से वो लोग कुत्तों की तरह काम कर रहे थे। ये 3 दिन की छुट्टी उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। पर बॉस, लॉन्ग वे वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। क्या 3 दिन की छुट्टी कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगी? कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिता ने हाथ हिलाते हुए कहा।
मैं खुद जाकर यू शियाओ फेई को समझा दूंगा। जब यू फैमिली वालों को पता चलेगा कि मेरा बेटा चिंगबेई का टॉपर बन गया है, तो देखना उनके चेहरों के एक्सप्रेशंस कैसे बदलते हैं। मेरे को परिवार और यू फैमिली के बीच के रिश्ते असल में मेरी माँ हे यूकी की वजह से थे। यू फैमिली के ज्यादातर लोग मेरे पिता और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे।